सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की फाइनली आपकी आ चुकी है 2024 का एग्जाम, और एसएससी ने सबको सरप्राइज करते हुए अगले ही दिन आंसर की जारी कर दी। अच्छी चीज है कि एसएससी फास्ट स्पीड में चल रहा है, लेकिन यहां पर मैं स्टार्टिंग में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आए जिनके एग्जाम सेंटर पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, जिनका पेपर बहुत खराब हो गया, सिस्टम हैंग हो गए थे। एसएससी वालों ने जो ऑफिशियल्स आए हुए थे उन्होंने लिख के मुहर लगा के भी दिया, और उसके बाद भी उनकी सुनवाई होने से पहले आंसर की जारी कर दी गई है। तो एसएससी वालों क्या प्लान है? आप क्या चाहते हैं उनका एग्जाम ना हो? मैं भाई आप सभी लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को भी लड़ना चाहिए इस चीज़ के लिए कि इनका री एग्ज़ाम होना चाहिए जो भी बच्चों का है, और हम भी कोशिश करेंगे कि इनका री एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर हम 50-60 लोग जो बॉर्डर लाइन पे थे उनके लिए कोर्ट जाया जा सकता है, तो जो लोग जो ट्रूली डिजर्व करते थे, जिन्होंने अच्छे से कट ऑफ को क्लियर करा, उनका एग्ज़ाम एक माउस के खराब होने से या सेंटर पर खराबी होने से खराब होता है। तो उसके लिए भी हमें लड़ना चाहिए और बिल्कुल हम लड़ेंगे। तो आज लेकिन बात कर लेते हैं, फिलहाल जो मुद्दा है वो है सीजीएल मेंस, जो 2 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट कराया गया। आज उन दोनों शिफ्ट के सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली देने वाला हूं। डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा, पूरा आपको एक एक चीज बताई जाएगी, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सीजीएल मेंस 18/1/2025 ये आपकी पहली शिफ्ट है, पहले हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी तो बात कर ही लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे और खुद भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है? जिन बच्चों का भी पेपर हुआ है, जो जानना चाहते हैं पेपर में क्या गलत है, क्या सही है, कितने उनके मार्क्स बन रहे हैं, क्या चीजें कैसे हैं। तो मेरे भाई आप वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो 2025-26 में पेपर देने वाले हैं, उनको अगर एग्जाम का फेयर आइडिया चाहिए कि एग्जाम एक्चुअली में कैसा होता है सीजीएल मेंस का, तो आप भी ये एग्जाम जरूर देखें। आपने सेंटर पे बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे, बहुत आसान है, हलवा है, हलवा है, हलवा है। कितना हलवा है खा के खुद देख लीजिए ना, आपको खुद समझ आ जाएगा हलवा है कि इसमें मिर्ची भी पड़ी हुई है हलवे में, है ना। तो एक बार पूरा पेपर का रिव्यू जरूर देखना, क्योंकि जब पेपर से बाहर निकलते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से बेस्ट करके आए होते हैं। और एग्जाम इंग्लिश का ज्यादातर बच्चों को क्या रहता है कि 45 के 45 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हमेशा हलवा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। बाकी अपने कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अब की बार जिनसे मेरी अभी तक बात हो पाई है, कई सारे जिनके 135 भी मार्क्स हैं, और 131 वाले तो कई सारे हैं, ठीक है। सो 131 जिनका एक एक क्वेश्चन गलत है, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिनके अच्छे मार्क्स हैं। बाकी जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं, भाई चिंता मत करो, लगे रहो, मेहनत करो। देखिएगा, जीवन में एक फेलियर आपके कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी जो मेहनत है आपके कैरियर को न सिर्फ डिसाइड करती है बल्कि में आगे तक लेके जाती है। कोई बात नहीं आज अगर कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं आज अगर चीजें उतने आपके तरफ नहीं जा पाई, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वक्त हमेशा बदलता रहता है। और ये सबसे अच्छी बात है वक्त की, अच्छा हो या बुरा हो निकल जरूर जाता है। मेहनत करिए, लगातार लगे रहिए, सिलेक्शन आपका भी जरूर होगा। अगर आप इस स्टेप तक आज पहुंच पाए कि जहां पे मेंस में न सिर्फ आप अपीयर हुए, बल्कि में आपको पूरी पूरी उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन होना है, तो मेरे भाई एक दिन सिलेक्शन ही होना है, बस आपको लगे रहना है। हार मेरे भाई इस मोड़ पे मत मान लेना। अगर इस मोड़ पे हार मान लेना तो भाई इससे ज्यादा खराब पीरियड नहीं हो सकता, इससे ज्यादा खराब चीज नहीं हो सकती है। हार नहीं माननी है, चाहे आपका जैसा भी रहा हो, जो आपसे हुआ, जितना आप कर पाए एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कीजिए। देखो सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। और आ जाइए एक बार ये वीडियो देख लेते हैं पूरे की पूरी। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। देखो कहा गया है, इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टेक्स आपकी वर्ब आ जाती है, मी आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इट टेक्स मी कितना टाइम लगता है? एन आवर, यानी कि 1 घंटा लगता है। टू गेट पहुंचने में, कहां पे? टू वर्क। एक चीज ध्यान देना यहां पे, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई, मी आपका ऑब्जेक्ट आ गया। कितना टाइम लग रहा है? तो 1 घंटा आपका आ गया, ठीक है। किस चीज के लिए? तो टू गेट टू। देखो कई बार हमें पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा रीच लगाएं। गेट टू वर्क का मतलब भी होता है वर्क तक पहुंचना, तो ये भी पॉसिबल होता है। अच्छा ध्यान देंगे, वर्क आपका ये जो नाउन होता है इसके साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज मत करना। वर्क का मतलब जो वर्क प्लेस होता है, ठीक है। आई एम एट वर्क, आई एम गोइंग टू वर्क, इस टाइप से। एट द मोमेंट यानी कि अभी, प्रेजेंट में हमें ऐसा लगता है। अब देखो आप में से कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर एट द मोमेंट दिया है, एट द मोमेंट के साथ तो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे। लेकिन मेरे भाई आपको ना एक्शन को समझने की जरूरत है, आपको रट्टा नहीं मारना चाहिए। एट द मोमेंट का मतलब है फिलहाल, अभी। अभी हमें कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। ऐसा नहीं कि इस टाइम पे 1 घंटा लग रहा है, नो, इस टाइम पे 1 घंटा नहीं लग रहा है, हमें फिलहाल इन दिनों आजकल हमें 1 घंटा लगता है, फ्रीक्वेंटली रोज लगता है। तो ये एक रिपीटेड एक्शन है। अगर ये रिपीटेड एक्शन है इसका मतलब है यहाँ पर टेक्स एकदम सही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
बट आपका कंजंक्शन आ जाता है, व्हेन आपका अगेन एक और कंजंक्शन। आप कहोगे सर डबल कंजंक्शन कैसे आ सकता है, तो डबल कंजंक्शन इसीलिए, बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये एक पूरे इस वाले सेंटेंस को जोड़ रहा है आगे, यहां से यहां तक देखेंगे। और इस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी दो क्लॉजेज हैं, एक आपका है ये वाला, सो न्यू रोड इज फिनिश्ड, ये वाली क्लॉज, और दूसरा आपका है इट बी मच क्विकर। तो दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए व्हेन आ गया है, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए आपका क्या आ गया है, बट आ गया है। तो आपको इस तरीके से समझना है। तो आगे एक आपका कोऑर्डिनेटिंग ये कंजंक्शन है, इसके बाद में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज टाइम क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड, जब नया रोड फिनिश हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि टाइम की क्लॉज में अगर प्रेजेंट का टेंस आ जाता है तो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर को। जब भी व्हेन के साथ में या आफ्टर के साथ में, बिफोर के साथ में या बाय द टाइम के साथ में, ये इनके साथ में अगर प्रेजेंट का टेंस हम लगाते हैं तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ना कि प्रेजेंट को। तो हम कह सकते हैं व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड, यानी कि जब नया रोड फिनिश हो जाएगा, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो इट बी मच क्विकर। अब जैसे ही आप देखोगे बेटा, इट के साथ में बी कैसे लगा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इट अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसके साथ में डायरेक्ट आपकी कौन सी फॉर्म नहीं लगा सकते, बेस फॉर्म नहीं लगा सकते। तो इट इज मच क्विकर लिखें, नहीं, इट इज मच क्विकर लिखने से प्रेजेंट में आ जाएगा। और हमने अभी बात की कि अगर वैन के साथ प्रेजेंट है, इसका मतलब है कंडीशन फ्यूचर की है, बात फ्यूचर की है। अगर बात फ्यूचर की है तो इट विल बी मच क्विकर लिखना हमारा बेटर आंसर रहेगा। सो इट विल बी मच क्विकर कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, थर्ड वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज डैश एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। देखो सबसे पहले देखेंगे ये जो एज होता है, इसके बीच में आपको क्या लगाना है। सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री आप नहीं लगा सकते तो मोर नहीं आ सकता, सुपरलेटिव नहीं लगा सकते तो मोस्ट नहीं आ सकता। ये जो एज होता है इसको सिमिली बोला जाता है वैसे, ठीक है। अच्छा, एज मैनी तब लगाते हैं जब काउंटेबल चीजें हो, और एज मच तब लगाते हैं जब चीजें अनकाउंटेबल हो। एक बात बताइए, नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज उतना नहीं किया, उतने रीडर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि इतने रीडर्स को कैप्टिवेट नहीं किया, तो फिर हम लिखते एज मैनी रीडर्स। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि जो रीडर्स हैं किसी भी दूसरी बुक ने उतने अट्रैक्ट नहीं किए जितना कि इस बुक ने किए हैं। यानी कि हमें यहां पे डिग्री को एम्फेसाइज करना है। किस चीज को, हमें यहां पे नंबर को एम्फेसाइज नहीं करना है कि कितने रीडर्स करें, नहीं, जो रीडर्स थे वो उतने ज्यादा कैप्टिवेट नहीं होते थे। यानी रीडर्स पढ़ तो रहे थे, लेकिन कैप्टिवेट होने का मतलब होता है उसमें एकदम से लीन हो जाना, लीन हो जाना। तो अगर यहां पे कोई अगर आपका काउंटेबल नाउन नहीं है, इसका मतलब है कि हमें यहां पे मैनी का नहीं, किसका प्रयोग करना चाहिए, एज मच एज। उतना कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया जितना कि अब आ रहा है, मतलब फाइनल इंस्टॉलमेंट में आया था, ठीक है। तो एज मच आ जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला है आपका दूसरा। आप ये भी कह सकते हैं मेरे भाई, यहां से एक चीज और अगर आप देखेंगे कि मैनी एक डिटर्मिनर होता है, तो मैनी के साथ में हमें आगे काउंटेबल नाउन की जरूरत ही पड़ती है। एज मैनी रीडर्स लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एज मैनी एज जनरली हम कम लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। देखो ये अंडरलाइंड ईडीएम है। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास के लिए वेट पेशेंटली नहीं होगा, टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल सही है, कीप थिंग्स नहीं होगा, गिव अप इजीली नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है, सिंपल है। टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना, जो कि इसके लिए एक होता है टू, मतलब नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, टू नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न्ड, इस तरीके से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम जेनरस का, जेनरस का मतलब होता है काइंड, बेनेवोलेंट, तो इसका एंटोनिम पूछा है तो सेल्फिश हो सकता है ना। बेनेवोलेंट तो सिनोनिम है, अल्ट्रिस्टिक सिनोनिम है, मैग्नेनिमस सिनोनिम है, तो एंटोनिम चाहिए तो यही वाला हो सकता है सिर्फ। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, सो रिपोर्टेड स्पीच पूछा है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आई एम है तो एम को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, असर्टेड है तो पास्ट है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा तो यहां पे आप इज नहीं लगा सकते, एम को हेड में चेंज नहीं कर सकते और वुड में चेंज नहीं कर सकते, तो एम को किस में चेंज करेंगे, वॉज में। ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखेंगे, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। देखो पैरा जंबल का क्वेश्चन है। सो बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री, ऐसे वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री लिख देते हैं, अ लॉन्ग मिस्ट्री लिखना भी ठीक होता है। तो ये लंबे टाइम तक एक मिस्ट्री थी, वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेजेस चल जाते हैं, खास करके जब हम राइटिंग की बात करते हैं ना, लिटरेचर वगैरह जब लिखते हैं या जो आर्टिस्टिक स्टाइल होती है वहां पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे ये जो लॉन्ग है ये टाइम को बताने का काम कर रही है, ठीक है।
तो देख लेंगे एक बार। देखो यहां से तो शुरू कर नहीं सकते, सेंटेंस जंबल है, तो बी से शुरू नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो 3 कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। इट यानी कि क्या, ये तो पता ही नहीं है, तो डी से भी शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, यहां से शुरू कर भी सकते हैं, बाकी सही जो शुरुआत होनी चाहिए, द ओरिजिन ऑफ द मून। ठीक है, वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री एंड। अच्छा एक चीज देखेंगे, बी पे एंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये है। दूसरा, कॉमा पे भी जनरली एंड नहीं करते, तो ए पे भी एंड नहीं होगा। ठीक है, सी पे देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ द मून वॉज लॉन्ग अ मिस्ट्री एंड 3 competing theories emerged to solve it beginning in the 19th century। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी वॉज, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, ए बी का तो ऑप्शन वैसे ही नहीं बन रहा है, तो सी बी ए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बी ए डी, तो सी उसके बाद में बी उसके बाद में ए, एंड बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी 3 कंपेटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इजीली कर सकते थे। एक बार फिर से एलिमिनेट करके दिखा देता हूं कैसे एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग से ही देखो, ये ऑप्शन आप देखते हो बी से शुरू नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट वर्ब से शुरू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 कंपेटिंग थ्योरी इमर्ज टू सॉल्व इट, इट क्या ये नहीं पता है, इसीलिए डी से शुरुआत नहीं करेंगे। अब ये देखो ए बी आ रखा है, क्या ए बी लिख सकते हैं? ए बी तो फिर सब्जेक्ट तो अभी भी नहीं मिला, अगर अभी भी नहीं मिला तो ये भी गलत हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन जो था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन अ लैंड। अब देखो ये सेंटेंस के पहला सेंटेंस दे रखा है और लास्ट दे रखा है, बीच के चारों आपको जोड़ने, एंड द लर्नड मैन हैज बीन हेल्ड इन हायर एस्टीम ऑफ लर्निंग। अब देखो इंडिया हैज बीन अ लैंड, भारत एक जमीन रहा है, किस चीज की जमीन, सिर्फ ये थोड़ी कहते हैं कि भारत एक जमीन रहा है, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ समथिंग, तो यहां पे देख लेते हैं ऑफ लैंड ऑफ समथिंग, एक ही ऑप्शन आ रहा है, लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस। तो आप कहोगे सर क्यू सेंटेंस की शुरुआत में आना चाहिए पक्का। अच्छा कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और चीज जो हम कह सकते हैं, ठीक है, एक और चीज जो हम कह सकते हैं वो क्या है, ये जो छठा सेंटेंस है इसमें देन आ रखा है, देन आ रखा है, तो इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आई होगी, तो क्या यहाँ कंपैरेटिव है? नहीं। क्या यहाँ पे कंपैरेटिव है? नहीं। क्या यहाँ पे कंपैरेटिव है? नहीं। कहाँ है? ये रहा। अगर यहाँ पे कंपैरेटिव है यानी पी पे एंड होगा, तो पी पे 3 ऑप्शन एंड हो रहे थे तो ये एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से भी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे हम, तो कई तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, बाकी एक बार पढ़ के भी देख सकते हैं सेंटेंस को अगर टाइम होता है तो। इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, उसके बाद में हम कह सकते हैं नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल बट इन द सेंस। अब देखो नॉट का और बट का भी पेयर होता है, ये भी कह सकते हैं कि पहले एस आएगा और उसके बाद में आर आएगा, तो एस आर बन रहा है। क्या यहाँ पे एस आर बन रहा है? बन तो रहा है, लेकिन एस से शुरुआत कर दी, शुरुआत तो एस से हो ही नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ पे एस आर बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, ये मैं पहले एलिमिनेट कर चुका हूं आपको। ठीक है, आगे देखेंगे 8 नंबर भी PQRS का क्वेश्चन है, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस in order for life to be livable that enable it to grow and develop and favorable circumstances। सबसे पहले डी से शुरू नहीं कर सकते, एंड से शुरू कैसे ही कर सकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, एक ऑप्शन। इसके बाद में दैट इनेबल, क्या सी से शुरू कर पाएंगे? नहीं, लेकिन दैट आपका क्या है, आपने कहा कि सर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि अगर दैट आपका प्रोनाउन नॉर्मल वाला होता, सिंपल प्रोनाउन, ठीक है, तो फिर अंकित एक बार फोन पे इसको बता दो कि मैं काम कर रहा हूं। ठीक है चलने दे। सो दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पीछे एंटीसीडेंट चाहिए, आगे वर्ब प्लूरल है, अगर प्लूरल वर्ब है इसका मतलब है दैट खुद सब्जेक्ट नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पीछे एंटीसीडेंट आएगा, और एंटीसीडेंट भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो इससे पहले प्लूरल कुछ ना कुछ चाहिए, तो कहां पे प्लूरल है? लिवेबल प्लूरल है? नहीं। कांस्टेंट सस्टेनेंस प्लूरल है? नहीं। लेकिन सर्कमस्टांसेस प्लूरल है? बिल्कुल है। यानी कि आप कहोगे सर कि डीसी का एक पेयर बन जाना चाहिए, तो देखो यहाँ पे डीसी का पेयर है, यहाँ पे डीसी का पेयर नहीं है, यहाँ पे डीसी का पेयर नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, लाइफ को लिवेबल होने के लिए इट रिक्वायर्स, रिक्वायरमेंट होती है कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस दैट इनेबल्ड इट टू ग्रो एंड डेवलप। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, राशिद वॉज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द बियर द पेन, BEAR होता है आपका, है ना, BEAR, ये बेयर होता है। ठीक है, और ये बियर होता है, बियर बियर है ना, और ये बायर होता है खरीदने वाला, तो ये गलत हो जाएंगे। बियर यानी सहन करना, बेयर का मतलब होता है बिना कपड़े के, बेयर फुट, बेयर मतलब कपड़े उतार रखे तो बेयर बोल देते हैं,
चप्पल नहीं पहन रखे तो बेयर फुट बोल देते हैं, इस तरीके से। आगे देखेंगे, वी शुड डैश अवे। अब देखो ये कास्ट तो जाति वाला होता है, इस कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज की कीमत होना, इस कॉस्ट का मतलब होता है वो वाला समुद्र का किनारा। ये कास्ट अवे होता है, कास्ट अवे मतलब फेंक देना, हटा देना, चीजों को अलग कर देना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, एक्यूमुलेटेड का एंटोनिम पूछा है, ठीक है। एंटोनिम पूछा एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट करना, अभी वोकैब की क्लास में, आज ही की क्लास में पढ़ाया था मैंने मॉर्निंग में। सो एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इकट्ठा करना। एंटोनिम पूछा स्कैटर कर देना, फैला देना। गार्नर करना तो इकट्ठा करना ही होता है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। बंच करना इकट्ठा करना ही होता है, स्पेयर करने का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला भाई, देखो जितनी फास्ट आपके लिए सारे सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं वो आपको मतलब अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज को, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन अब तक ऐसा नहीं मिला जो कि हमने आपको ना पढ़ाया हो, हर एक चीज आपको पढ़ाई गई है। और ये जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सुबह की वोकैब की क्लास चल रही है, अभी तो सीरीज की शुरुआत है, ये सारे वर्ड्स तो मैंने इस 20 क्लासेस के अंदर ही कवर कर रखे हैं जो अभी तक आए हैं। आगे का देखते हैं क्या रहेगा। सो ये आपका बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो ये पहले से इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको देखना यहाँ पे हैड बीन दे रखा है, तो हैड बीन को हम किस में लेके आएंगे, आप कहोगे सर या तो हैज बीन में या फिर वॉज वर में, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे पास्ट है तो इनफॉर्म्स वाला गलत, इनफॉर्म्स वाला गलत, दोनों गलत हो गए। यहाँ पे वॉज बीइंग है, कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, क्या कहीं पे कॉन्टिन्यूस है, तो बीइंग का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, हैज बीन पोस्टपोन्ड वाला, है ना। आगे देखेंगे, ब्लैंक द मैंगो इज डैश फ्रूट। अब ये वही क्वेश्चन है जिस पे डिबेट काफी रही है। देखो जब इंग्लिश वर्जन में बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखा तो वहां पे इनको आर्टिकल द दिखाई दे रहा था, द मैंगो इज द डैश फ्रूट। अगर यहाँ पे आर्टिकल द देखो भाई है, जो कि इंग्लिश वर्जन में है, इंग्लिश वर्जन में है, तो इसका मतलब है तो आपका आंसर स्वीटेस्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आर्टिकल द नहीं है तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। फिर हमें यहां पे लिखना चाहिए द मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, फिर आर्टिकल ए होना चाहिए। सो अगर आर्टिकल द है तो स्वीटेस्ट सही है, अगर आर्टिकल ए है तो फिर आपका स्वीट सही है, और अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो क्वेश्चन खुद गलत है। क्योंकि फ्रूट को इस सेंस में हम काउंटेबल मान के चलते हैं, क्योंकि मैंगो को एक फ्रूट बताया गया है। जैसे मोहन इज अ टॉल बॉय, राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो इस टाइप से तो ए आता ही आता है इस तरीके से जब हम किसी को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ए होता तो स्वीट सही था, द होता तो स्वीटेस्ट सही था, कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। बेनिफिट टू ऑल के लिए चैलेंज कर लेना। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर स्वीटेस्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि सुपरलेटिव होने के लिए तो हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, कि भाई इन सब में से सबसे ज्यादा मीठा। देखो फ्रूट अपने आप में बहुत नहीं है, अनलिमिटेड संख्या नहीं है इनकी, जैसे लोग बहुत होते हैं। अगर मैं ये कह दूं यहाँ पे कि मोहन इज टॉलेस्ट बॉय, तो टॉलेस्ट किसका, द टॉलेस्ट अगर लिख दें मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, तो टॉलेस्ट कहाँ पे, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने कंट्री में, अपने देश में, सॉरी पूरे विश्व में, कहाँ का टॉलेस्ट, स्कूल का, कॉलेज का, बताना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया का टॉलेस्ट मोहन नहीं है, क्योंकि वो तो फिर फैक्ट हो जाता, ठीक है। तो फैक्ट हो जाता तो वो अलग चीज थी, लेकिन अगर मोहन को बताया जा रहा है तो हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज हमें लिखना पड़ेगा मोहन इज अ टॉल बॉय। अगर मैं जस्ट ये कह दूं कि मान लीजिए रमेश इज द वाइजेस्ट पर्सन, कहां का वाइजेस्ट, कौन सी जगह का वाइजेस्ट, अपने गांव का सबसे वाइजेस्ट है, अपनी कॉलोनी का सबसे वाइजेस्ट है, अपने शहर का सबसे ज्यादा वाइजेस्ट है, कहां का, तो बताना पड़ता है। लेकिन फ्रूट में क्या हमें बतानी पड़ेगी कि मैंगो किस चीज में सबसे ज्यादा मीठा है, भाई ऑब्वियस सी बात है फ्रूट्स में ही सबसे ज्यादा मीठा होगा, ऐसा थोड़ी ना आदमियों में सबसे ज्यादा मीठा मैंगो है ना। तो यहाँ पे दूसरे कॉन्टेक्स्ट पॉसिबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका निहित है इसमें पहले से ही, वो अंडरस्टूड है, वो इंप्लाइड है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे सुपरलेटिव का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आर्टिकल द है तो सुपरलेटिव सही है, और अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों कर दो भर भर के चैलेंज, ठीक है, एसएससी करेगा इसको बेनिफिट टू ऑल, ठीक है। बढ़ेंगे मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, सो डायरेक्ट स्पीच का एक और क्वेश्चन है, कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे हैं इन लोगों ने। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड, यहाँ पे ऑर्डर्ड है, और ऑर्डर्ड है तो यानी कि पास्ट की बात है, तो ये सारे में टोल्ड है, टोल्ड द पुलिस। अब देखो वैसे तो ये भी क्वेश्चन आपका ना इन्होंने गलत कर रखा है, कायदे से सेड टू द पुलिस होना चाहिए। जब आपका ना ये टेल वर्ब के सामने टेल समबडी समथिंग, सिर्फ इतने पे छोड़ नहीं सकते हम, आई टोल्ड हिम,
जनरली उतना नहीं रखते हैं, तो पूरा होना चाहिए, सेट टू होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो यहाँ पे भी ये गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, चल जाता है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज राइट्स, दोज को हम क्या कर देंगे, दीज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो देयर राइट्स है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दीज है, दीज है, दीज है, ठीक है। सो टू पुट एन एंड, यहाँ पे टू को गायब कर दिया है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पुट टू एंड, पुट टू एंड कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दीज राइट्स, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लास्ट में इनमें एरर दे रखा है, वो तो मैं बाई चांस दोज को चेक करने आ गया तो मुझे यहीं के यहीं दिख गए, नहीं मैं तो यहाँ पे देख रहा होता कि क्या डिफरेंस है ना, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है, पर्सन बी क्या कह रहा है, नो यू आर जस्ट गेटिंग डैश, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अच्छा, पर्सन ए भी पहले कुछ कह रहा था, तो कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट इडियम। पर्सन ए कह रहा है आई एम सो नर्वस, मैं बहुत नर्वस हूं, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, मुझे नहीं लगता है कि मुझे स्पीच देनी चाहिए कल। पर्सन बी कह रहा है नो यू आर जस्ट गेटिंग डैश, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपका बस ना ऐसे नर्वस हो रहे हो आप, बाकी ना आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है। यू आर जस्ट गेटिंग कोल्ड हैंड नहीं होता है मेरे भाई, कोल्ड फीट होता है, इडियम होता है कोल्ड फीट, जिसका मतलब होता है नर्वस होना। कोल्ड फीट, क्या कोल्ड फुट होता है, बिल्कुल भी नहीं। हॉट फीट होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो बाकी इडियम्स गलत है, आपका एक ही और सही है। आगे देखेंगे, एज कॉस्ट, ये PQRS का क्वेश्चन है, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, ये ए दे रखा है। लार्ज MNCs इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स, दीज लार्ज MNCs। अब देखो एक तो यही बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पे लार्ज, दीज लार्ज है, यहाँ पे लार्ज है, यानी पक्की बात है सी के बाद में बी आएगा। सी के बाद में बी नहीं है, सी के बाद में बी नहीं है, सी के बाद में बी यहाँ पे है, बी के बाद में सी है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, बाकी फिर भी इस ऑप्शन को अच्छे से देख लेते हैं कि और इसमें क्या है, ठीक है। सो these large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. To get these large orders, अब देखो these large orders की बात चल रही है, तो ये कहाँ से आया these large orders, इसकी देख लेते हैं। तो ए सेंटेंस जो है, एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, तो ए से तो नहीं आ रहा है। टू गेट दीज ऑर्डर्स, large orders, Indian garment exports try hard to cut their own costs, ठीक है। ओके, मैंने उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो गई है, इसीलिए उल्टा क्या कर दिया कि लार्ज MNC यहाँ है और दीज लार्ज यहाँ है, यानी कि बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें सी पहले है, ये गलत हो जाएगा, इसमें सी पहले है, ये गलत हो जाएगा, और इसमें भी सी पहले, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। मैं कह रहा ऑप्शन बन ही नहीं रहा सही, मैंने बी सी लिखने की जगह सी भी लिख दिया। अब देखो ये सिली मिस्टेक्स हैं, हो सकता है मैं यही एग्जाम दे रहा होता, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने कर लिया, संभाल लिया, क्योंकि मैं सेंस निकालने चला गया। लेकिन अगर मैं यही एग्जाम दे रहा होता, एक बच्चे के तौर पे मैं देखूं, तो उसका आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? देखा सही, कॉन्सेप्ट सही लगाया कि लार्ज MNC है, दीज लार्ज है, पक्की बात है बी के बाद में सी आएगा, बी के बाद में सी आएगा, यानी कि सी बी का पेयर बनेगा, ऐसे लिख दिया, हो गई गड़बड़। जबकि पता है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। ऐसी गड़बड़ आप लोगों से भी हो सकती है, इसीलिए ये जो सिली मिस्टेक्स है ना भाई, इनमें आपका कसूर नहीं है, ये किसी से भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई, तो इसीलिए जरूरी होता है कि एक बार अगर टाइम है तो देख लीजिए। तो BC वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स, यही लार्ज ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ से ऑर्डर को हम देख सकते हैं। इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स ये ट्राई करते हैं कि अपनी कॉस्ट को कट कर लें। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट नहीं हो सकती है कम, तो लेबर की कॉस्ट को कम कर देते हैं, ठीक है। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। ये लास्ट में एंड कर देंगे इससे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अगेन PQRS का क्वेश्चन है, काफी PQRS पूछे गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। साइकोथेरेपी इज द वॉलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स
और द थेरेपिस्ट। अब देखो यहाँ पे ये इसको देख के लग रहा है कि पहला सेंटेंस हो सकता है, बिकॉज इसमें ना डिफाइन किया गया कि व्हाट इज साइकोथेरेपी। आगे देखिए, द रिलेशनशिप, देखो यहाँ पे अ वॉलेंट्री रिलेशनशिप है, यहाँ पे द रिलेशनशिप है। पक्की बात है कि ए पहले आएगा और बी आपका बाद में आएगा। द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप, पक्की बात है कि सी भी बाद में आएगा। हो सकता है बी से पहले आए, हो सकता है बी के बाद आए, ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो बी और सी दोनों ए के बाद आएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो सी और बी दोनों ही पहले आ गए, यहाँ पे सी और बी दोनों बाद में है, यहाँ पे सी और बी दोनों बाद में है, यहाँ पे सी पहले आ गया। दो ऑप्शन आपने इजीली एलिमिनेट कर लिए एक छोटे से पॉइंट से। अब देख लेते हैं, एक तो ई से शुरू हो रहा है और एक आपका ए से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखो ई से तो क्यों ही शुरू होगा, इनएडिक्वेट मटेरियल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट, ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि मेजर चेंजेस बी मेड इन द इंडिविजुअल्स पर्सनल एनवायरनमेंट। इसके बाद में डी वाला है साइकोथेरेपीज एम एट। तो पहले साइकोथेरेपी की बात करेंगे ना, व्हाट इज साइकोथेरेपी, उसका एम क्या है, दैट वी शैल डिस्कस लेटर। तो पक्की बात है कि ए जो है पहले आएगा, डी बाद में आएगा, तो इस लॉजिक से ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज दिस ऑप्शन। बाकी भाई अगर ए ऑप्शन आपने पढ़ लिया था ना, ए सेंटेंस को देख के लग रहा है कि वो पहला सेंटेंस है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए पहला है, तो वैसे भी आप इजीली मार्क कर सकते थे। आगे देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो डिड प्लस बी बने तो वॉज प्लस V3 से बन जाएगा। तो वॉजंट दैट नॉइस हर्ड, तो वॉज प्लस हर्ड है, हैज है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इज है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे नॉट आ गया है, क्या यहाँ पे नॉट था ओरिजिनल में, नहीं था, इसलिए ये भी गलत है। तो वॉज दैट नॉइस हर्ड बाई यू, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, इनहेंस का एंटोनिम पूछा है। इनहेंस करने का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना। तो इनहेंस करने का क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है, तो मिरेकल तो नहीं बनेगा एंटोनिम। देखो इनरिच भी नहीं बनेगा और रेलेवेंस भी नहीं बनेगा। इनहेंस का एंटोनिम हो जाएगा इंपेयर करना, ठीक है। किसी चीज को बेसिकली एक तरीके से विकलांग बनाना, अपंग बनाना, इंपेयर करना, ठीक है। जब आपके कान वगैरह खराब हो जाते हैं, इंपेयर हो जाते हैं ना। आगे देखेंगे, लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, लक हमेशा में फेवर नहीं करता है, सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड डैश। डिपेंड ऑन या अपॉन होता है, तो फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, डिपेंड ऑन और अपॉन में से आता है। नेक्स्ट, ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निब्ड एट द वर्ड, क्या है ये, निब्ड इन द वर्ड होना चाहिए यार, है ना। और वैसे भी निब्ड की स्पेलिंग, अच्छा सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग का ही क्वेश्चन है, डायरेक्शन भी पढ़ लिया करो। सो निप में डबल पी आता है, तो ये तो निपीड है, ये वाला करेक्ट है, ये डबल डी नहीं होगा, डबल आई नहीं होगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बट निप्ड इन द बर्ड होता है, ना कि एट द बर्ड, है ना, इन द बर्ड होता है। निप इन द बर्ड का मतलब होता है किसी को मतलब शुरुआत में ही खत्म कर देना, जब उसकी शुरुआत हो रही है। मिस्टर अमित कुमार, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है और प्रोनाउन आपको फिल करना है, ठीक है। वैसे कायदे की बात यह है कि ऑनेस्टी है तो प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव जिसको कहते हैं वो फिल करना चाहिए। एसएससी वालों अरे थोड़ा समझ जाओ यार, ये प्रोनाउन है फिल करने के लिए, कई सी बात करते हो यार, हैं इसको प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं वो सही बात है, लेकिन इट्स नॉट अ प्रोनाउन यार, डिटर्मिनर है। पजेसिव प्रोनाउन तो आपके हर्ष होगा, माइन होगा, वो होंगे ना पजेसिव प्रोनाउन। मिस्टर अमित कुमार जो कि क्या है, प्रोप्राइटर है ज़ाइलिंग पेंस के, नॉन फॉर डैश ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर। तो मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर लगा दिया तो मेल है तो हर नहीं आ सकता है, मेल है तो इट नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। वैसे प्रोप्राइटर के पहले भी आर्टिकल द लगाना चाहिए, द प्रोप्राइटर ऑफ ज़ाइलिंग पेंस ऐसे लिखना चाहिए इनको, ठीक है। आगे देखेंगे, आर्टिकल द आना चाहिए यहाँ पे भी। सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवल, कोई चीज जब अचानक से बदलती है तो इक्वेनिमिटी तो शांति होती है, तो ये तो नहीं बनेगा। ट्रैंक्विलिटी भी शांति होती है, सेरेनिटी भी शांति होती है, तीनों एंटोनिम थे। टर्बुलेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टर्बुलेंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, पैराग्राफ आर गिवन जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ टेराकोटा ऑफ आर्मी अप्रोक्सीमेटली 8000, इट यानी कि क्या पता नहीं, 8000 लाइफ साइज्ड मैन एंड हॉर्सेज। आगे दे रखा है ईच ऑफ द हॉर्सेज एंड मैन। अब देखो यहाँ पे वही मैन एंड हॉर्सेज थे, यहाँ पे हैं, तो पक्की बात है कि ए पहले आएगा और बी आपका बाद में आएगा। तो ए पहले आएगा बी बाद में, यहाँ पे भी है,
ए पहले बी बाद में, ये वाले में नहीं है, ए पहले बी बाद में, यहाँ पे भी है, ए पहले बी बाद में, यहाँ पे भी है, 3 ऑप्शन बच गए आपके। अब देखो इट किसके लिए आया, हम ये भी कह सकते हैं, क्या इसमें दिख रहा है, सी हुंगडी वॉज द फाउंडर ऑफ क्वीन डायनेस्टी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 2021, तो इट तो इसके लिए भी नहीं आया, तो सी से तो इट का लेना देना है नहीं। हिज मॉजुलम वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड, उनका जो मकबरा है वो खोजा गया, तो इस मकबरे के लिए इट आ सकता है। पक्की बात है कि जो ए है वो डी के बाद में आएगा, यहाँ पे ए का प्रयोग डी से पहले कर लिया गया, ये गलत है, यहाँ पे ए का प्रयोग डी से पहले कर लिया गया, ये गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी डी ए बी, सी डी ए बी। नेक्स्ट पैसिव वॉइस, अब देखो ये क्वेश्चन भी एक थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, जहाँ पे एसएससी को लिखना चाहिए था कि एक्टिव वॉइस बताना है, लेकिन एसएससी ने कह दिया कि पैसिव वॉइस बताओ। ये सेंटेंस तो घनचक करो पहले से पैसिव में, यार तुम लोगों से एक पेपर नहीं ढंग से बनता है यार, मेंस का पेपर बनाना है, 2 शिफ्ट में पेपर होना है, 90 ठीक क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, सिर्फ 90 ठीक क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, जिसके लिए आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। यार करते क्या हो तुम लोग, I mean, कैसे कर लेते हो यार। ठीक है, मतलब जैसे एक मैं इंडिविजुअल लेवल पे एक टीचर काम कर रहा हूं और मेरी सीट में कहीं एरर चला जाए, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, कोई और टीचर काम कर रहा है वहां पे चला जाए, या मान लेते हैं कि आपका पेपर यार 80 शिफ्ट में आपने कराया, 65 शिफ्ट में एमटीएस कराया, वहां पे 1-2 गलती चली गई, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार मतलब एसएससी, मतलब एसएससी सीजीएल, और सीजीएल की कट ऑफ सोलेली बेस्ड ऑन रहने वाली है किस पे, मेंस पे, और उसमें आप ऐसे ब्लंडर कर दो यार। ग्रामर अब की बार आपने काफी पूछने का प्रयास किया, पर आपने सत्यानाश कर रखा है। एक तो क्वेश्चन का लेवल एकदम लुल नहीं, पुल पुल पता नहीं क्या ही कर दिया, पूछो ही मत। दूसरा, एक पेपर ढंग से नहीं बना सकते, डायरेक्शन सही से नहीं डाली जा रही है। आई मीन काम करते भी हो या, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए, ये एक्टिव वॉइस होना चाहिए, कि एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करके बताना है आपको। सो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, वॉज सरप्राइज्ड था तो वॉज सरप्राइज्ड को V2 में चेंज कर देंगे, तो हिज स्पीच सरप्राइज्ड V2 में आ जाएगा, है ना। बाकी कुछ बच्चे इसको चैलेंज कर भी सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कुछ बच्चों का, तो इट्स अप टू यू भाई, करना चाहे कर सकते हैं। द एक्सप्लोजन कॉज्ड सीरियस डैमेज इन यूक्रेन, अब इसको पैसे में बताना है, कॉज्ड है यानी कि V2 है, तो वॉज वर प्लस V3 आपका बनता है, तो यहाँ पे आप देखोगे हैज आ गया, यहाँ पे देखोगे हैज आ गया, यहाँ पे हेड आ गया, ये गलत हो जाएगा। सो एकमात्र ऑप्शन ये बचा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, द ट्रेनर ट्राई टू गॉज द लर्नर्स, गॉज की स्पेलिंग तो गलत है, स्पेलिंग का ही क्वेश्चन है क्या, हाँ ठीक है, स्पेलिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो GAUGE होता है, GAUGE, ठीक है। आगे देखेंगे, सो जो ट्रेनर था उसने ट्राई किया कि वो लर्नर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको गॉज कर पाए, समझ पाए, ठीक है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, द सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस पूछ के। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं करता है, इनफेलिबल, ठीक है। इन इमिटेबल, इमिटेट करने का मतलब होता है जिसको फॉलो किया जाए। इम्प्रेग्नेबल, जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता बेसिकली, ठीक है, भेदा नहीं जा सकता जिसको। इनएविटेबल का मतलब है जो अटल है, तो इनफेलिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है, ही वॉक्ड लेजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस, तो लेजरली का करेक्ट मीनिंग पूछा है। लेजरली यानी आराम से, स्लो स्लो, धीरे 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 धीरे। सो विथ अ किक स्टार्ट तो नहीं होगा, ये तो एकदम से तेजी वाला हो गया, हेस्टिली तेजी वाला हो गया, ठीक है। रीअश्योरिंगली, रीअश्योर करने का मतलब है किसी को फिर से दिलासा दिलाना, तो ये तो नहीं होगा अश्योर करना। विदाउट हेस्ट, बिना जल्दबाजी के, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, सो एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करके देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ फटाफट से, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना और अटेम्प्ट कर लेना। आ जाइए। क्लाइमेट चेंज डैश एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट, जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या करता है, हमारे इमिनेंट थ्रेट, यानी कि थ्रेट क्या करता है, पोज करता है, सारे में वर्ब पोज दे रखी है, तो इमिनेंट है यानी कि जो अभी तुरंत होने वाला है, तो ये तो प्रेजेंट की सिचुएशन है, प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो विल पोज तो नहीं होगा, विल बी पोजिंग नहीं होगा, पोज्ड पास्ट हो जाएगा। सो पोजेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट, डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, जो कि डिमांड करता है बेसिकली क्या, अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, ठीक है। द राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो राइज हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, पहली तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, डिफोरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू, अब देखो यहां से भी समझ आ जाएगा, कंट्रीब्यूट आपकी V1 दे रखी है, यानी कि प्रेजेंट में ही चल रहा है,
कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपके आजकल होने लगे हैं, एकदम से बाढ़ आ जाएगी, एकदम से सूखा पड़ जाएगा, एकदम से बहुत गर्मी, एकदम से बहुत सर्दी, ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहलाते हैं। राइजिंग सी लेवल्स बढ़ रहा है। इसके अलावा डिसरप्शन इकोसिस्टम बिल्कुल डिसरप्ट होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। टू डैश दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स को अब आपको क्या करना है, तो 2+V1 आएगा, V1 आएगा। क्या इन इफेक्ट्स को मैक्सिमाइज करना है? ये सब नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इनको मैक्सिमाइज नहीं करते हैं, इनको खत्म करना है हमें। इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेट भी नहीं करते। इन्फ्लेट करने का मतलब है एकदम चपटा कर देना। वाइडन, चौड़ा करना है नहीं, मिटिगेट करना है। मिटिगेट मैंने सुबह की क्लास में भी पढ़ाया था, आज ही, ठीक है। सो मिटिगेट यानी कि कम करना, लेसन करना किसी चीज को, ठीक है। सो टू मिटिगेट दीज इफेक्ट्स अ कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल। एक इंटरनेशनल एफर्ट की जरूरत है जो कि कोलैबोरेटिव हो, यानी सारे के सारे लोग उसमें कोलैब करें, ठीक है। नेशंस डैश कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। नेशंस डैश कमिट, तो देखो कमिट आपकी V1 है, मॉडल चाहिए। मस्ट, माइट, वुड और कुड। देखो वुड तो आपका पास्ट के लिए आता है, विल का पास्ट होता है ये, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, या ये पास्ट की हैबिट्स को दिखाने के लिए भी कई बार आ जाता है, तो यहाँ पे वुड नहीं होगा। वुड को इसके अलावा यूज करते हैं वुड लाइक, वुड लव, वहां पे, तो वहां पे भी इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसके अलावा कुड आपका क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये तो नेशंस को करना ही चाहिए, हम कंपल्सन दिखा रहे हैं। ये माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो कंपल्सन को दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। सो नेशंस मस्ट कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, ट्रिशनिंग टू renewable energy sources and implementing sustainable practices. Cooperation on technological advancements and sharing resources will foster a collective resilience against the impacts of climate change. कहा गया है कि जो कॉपरेशन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में और जो शेयरिंग है रिसोर्सेज की, वो फोस्टर करेगा यानी इंकरेज करेगा एक कलेक्टिव रेजिलियंस को अगेंस्ट किसके? इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स के अगेंस्ट में। द अर्जेंसी ऑफ दिस इश्यू की जो, इस इश्यू की जो अर्जेंसी है, कॉल्स फॉर, ये कॉल फॉर करने का मतलब है किसी चीज की डिमांड करना, एक तरीके से अ यूनाइटेड फ्रंट, एक यूनाइटेड फ्रंट की डिमांड करता है, जरूरत महसूस कराता है। वेयर गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, जहां पे सरकारें, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स एक साथ काम करेंगे और क्रिएट करेंगे एक सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर फॉर द डैश टू कम। डैश टू कम बिजनेसमैनों के लिए करेंगे नहीं, पुअर पीपल के लिए करेंगे नहीं, जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशंस जो हैं, फॉर द जनरेशंस टू कम। क्या बैकवर्ड नेशंस के लिए करेंगे? नहीं। सो जनरेशंस टू कम। तो क्लोज टेस्ट इज अ बिट इजी, है ना। क्लोज टेस्ट तो थोड़ा सा आसान ही है, बाकी देखते हैं आगे। अब देखो ये एसएससी ने एक नई चीज ट्राई करी, जो कि हमें टीम से भी इनपुट मिला, कि एक पैसेज है और उसमें 2 ब्लैंक दे रखे हैं और उसके बाद में 2 क्वेश्चन उसके पैसेज वाले दे रखे हैं, यानी कि 2 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है इसमें और 2 आपके जो नॉर्मल पैसेज के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेंस वाले बच्चे हमारा बैच में जिन्होंने लिया था वो देख रहे हैं, तो वो ये बात बताएंगे। मैंने आपसे जब मेंस के बैच में पढ़ा रहा था, मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है। इसीलिए जब हमने मेंस में क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कराई थी, तो हमने ये काम किया था कि क्लोज टेस्ट पढ़ा के, जब क्लोज टेस्ट पूरा आपने कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लिया, तो उसके बाद में उस पर 4-5 हमने क्वेश्चंस डाले थे कि भाई इस पैसेज का सोर्स क्या हो सकता है, इस पैसेज की थीम क्या हो सकती है, इस पैसेज में वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस डालते थे हम कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है, एंटोनिम क्या हो सकता है। यानी कि एसएससी ने तो 2 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट और उसके 2 क्वेश्चन नॉर्मल दिए। हम आपको पूरे 5 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट और उस पर 5 क्वेश्चन अलग से भी बना के देते थे। आप लोगों को याद है, मेंस वाले अगर हैं तो एक बार हाजिरी लगाएं इस चीज की कि हाँ सर आपने ये बात कराई थी, जिन्होंने भी कॉम्प्रिहेंशन बैच मेरा लिया था। अब की बार जिन बच्चों ने बैच मेंस से तैयारी करी थी, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, जिसने पूरी क्लासेस देख के और बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली होगी, जो चीजें मैंने कही हैं, 125 से ऊपर मार्क्स मिनिमम आपके आए ही होंगे। 125 प्लस आप लेके आए होंगे, जो चीजें मैंने बताई थी अगर आपने वैसे किया है तो। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स अब की बार 135 लेके आए, 131 लेके आए, 127 लेके आए, और बड़ा अच्छा लगता है, सीना ऐसे फक्र से चौड़ा हो जाता है जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और आगे तक जाते हैं। आप भी अगर मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो जुड़े रहिए और भाई अगले बार तक जुड़े रहिए, और अब की बार भाई जो कमियां रह गई हैं उनको आप बिल्कुल भी अगली बार छोड़ने की गलती ना करें। आ जाइए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट दैट अकर्ड इन फ्रांस बिटवीन 1787 एंड 1799। कहा गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, एक बड़ा आंदोलन था जो कि होता है फ्रांस में 1787 एंड 1799 के बीच में, एंड रीच्ड टू इट्स डैश इन 1789। अच्छा, इसमें एक चीज और बताई थी मुझे टीम ने कि इसमें यह भी कर रखा था कि पहले जो सेकंड ब्लैंक है
उसका ऑप्शंस दिए गए थे, पहले उसका क्वेश्चन था और फिर फर्स्ट ब्लैंक के ऑप्शंस थे, यानी कि सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा ये पहले पूछा गया और फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा ये बाद में पूछा गया। फॉर्चुनेटली कहें या एक्सीडेंटली कहें, इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने मेंस में भी कराया था कि जहां पे इस तरीके का सीक्वेंसिंग चेंज हो रखी थी, ठीक है, तो ये यहां पे भी की, लेकिन ये टीम ने शायद सही करके दिया है। सो कहां पे 1789 में अपने किस चीज पे पहुंचा था? क्या फॉल पे पहुंच जाता तो बेटा गिर गया होता, 1799 तक कैसे चलता? क्या फाउंडेशन पे पहुंचा था? फाउंडेशन तो इसकी 1787 में हो चुकी थी। क्या मिडिल में था? मिडिल नहीं, ये अपने पीक पे था। आपने सुना भी होगा कि जब जो फ्रांस की क्रांति का ईयर आता है तो 1789 उसको ईयर को बताया जाता है। 1789 इज द ईयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो अगर एक ईयर पूछा जाएगा तो 1789 होता है। सो वहां पे अपने पीक पे रहा होगा, पीक पे रहा होगा यानी कि पिनेकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस रिवोल्यूशन हैड मेनी कॉजेज, इस रिवोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज डेथ ऑफ बॉर्जेइज। सो बॉर्जेइज बेसिकली क्या होता है? जो पूंजीवादी लोग होते हैं ना, जो अपर वर्ग के लोग होते हैं, वो जिनमें से कुछ क्या थे, मर्चेंट थे, कुछ मैन्युफैक्चरर थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे। तो इनका क्या था, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसीलिए हुआ था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे आपने राइट विंग लेफ्ट विंग का कॉन्सेप्ट भी उभर के आते हुए देखा होगा। सबसे पहले तो वहां पे एक फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, जो फ्यूड्स होते थे, ठीक है, जिनको सर्फडम भी कहते हैं, सर्फडम भी कहते हैं उसको, जो सर्फ होते थे, ठीक है। तो मतलब दास प्रथा जो चलती थी ना, कि एक किसी का दास बन गया तो वो हमेशा बना रहेगा, सो वो फ्यूडल सिस्टम भी होता था। इसके अलावा और भी सारी चीजें थी। तो वहां पे जो बड़े जो उच्च वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, उनको शासन की भूख हो रही थी। सबसे ज्यादा जो रिवॉल्यूशन होने का टाइम का कारण था वो ये था कि जो निचला वर्ग था वो डिससेटिस्फाइड था। जब भी कोई भी रिवॉल्यूशन होगा वो हमेशा उच्च वर्ग की वजह से नहीं होगा। उच्च वर्ग कभी दुखी हो तो उससे रिवॉल्यूशंस नहीं होते हैं। रिवॉल्यूशंस हमेशा तब होते हैं जब जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अत्याचार अपना ज्यादा कर दें निम्न वर्ग पे, तो फिर वहां पे रिवॉल्यूशंस होते हैं। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल था, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा बूस्ट मिला था, ठीक है। थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, जब यूपीएससी की तैयारी करने का मैंने सोचा था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये तो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो क्या इनके दुख की वजह से ऐसा होगा? तो सौरव तो बिल्कुल नहीं। क्या इनको मारा गया था? मारने की वजह से नहीं था। एक है इनका जॉय, इनकी खुशी की वजह से, इनकी खुशी देख के चिढ़ रहे थे लोग, नहीं। एक वर्ड यहां पे दे रखा है हैंकरिंग, ठीक है। हैंकरिंग का मतलब पता है क्या होता है? हैंकर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा डिजायर रखना। हैंकर आफ्टर समथिंग, किसी चीज के पीछे पड़ना, भागना एक तरीके से, है ना। सो हैंकरिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग। इनकी जो डिजायर्स थी, जो उच्च वर्ग की जो महत्वाकांक्षाएं थी, उन महत्वाकांक्षाओं की वजह से यह आंदोलन हुआ था, ये यहां पे कहना चाह रहा है, ठीक है। सो हु वर मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोफेशनल्स। द पीजेंट्स, मैनी ऑफ देम लैंड ओनर्स। पीजेंट्स जो किसान यानी कि जिनमें से बहुत सारे लैंड ओनर थे, वांटेड टू गेट रिड ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। उनकी जो एब्सोल्यूट मोनार्की की जो रिवाज थी उसको खत्म करना चाह रहे थे। गेट रिड ऑफ यानी कि खत्म कर देना। एंड फ्यूडलिज्म, जो मैं फ्यूडल सिस्टम बता रहा था आपको, उसी की बात कर रहे हैं ये, फ्यूडलिज्म। अनदर फैक्टर वाज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डिक्रीज्ड मॉर्टेलिटी रेट्स। जो मॉर्टेलिटी रेट वो कम हो गया था, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, एक ये भी कारण था। इट वाज फॉलोड बाय इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट एंड माइनर रिवॉल्ट्स वर कॉमन। और इसके बाद में इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट आता है। प्रेडिकमेंट एक तरीके से कंफ्यूजन कह सकते हैं आप, ठीक है, डायलेमा कह सकते हैं। और माइनर रिवॉल्ट्स बड़े कॉमन हो गए थे। दिस लेड टू अ क्लैरियन कॉल। क्लैरियन कॉल का मतलब होता है एक अर्जेंट कॉल, किसी चीज की अर्जेंट डिमांड एक तरीके से, या बहुत, वो कहते हैं ना, एक स्पेशल डिमांड करना, बहुत ज्यादा क्लेमर करके, मतलब एक प्रोटेस्ट करके डिमांड करना फॉर सोशल रिफॉर्म्स। इंटेलेक्चुअल्स लाइक रेन डेस्कार्टेस रोट अबाउट न्यू थिंग्स अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि रेन डेस्कार्टेस जो थे, उन्होंने बहुत सारी नई चीजों के बारे में लिखा जो कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल मैटर्स से संबंधित थी। इकोनॉमिक मैटर से, नॉट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस और इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थशास्त्र से रिलेटेड। A fundamental political and societal change was to occur। एक fundamental social और societal change होना था। The French Revolution played a critical role in shaping modern nations by showing the world the power inherent in the will of the people। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने एक बड़ा रोल प्ले किया, क्रिटिकल रोल प्ले किया लोग, मॉडर्न जो नेशंस थे उनको सेव करने में, जिसने दिखाया दुनिया को कि पावर जो कि इनहेरेंट है, जिनके अंदर है, किसके, इन द विल ऑफ द पीपल, लोगों की चाहत में जो पावर है, उस चीज को दिखाया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने।
यहाँ पे देख लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ क्लैरियन कॉल, तो क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं, अ स्ट्रांगली एक्सपेंड, ये सही बात है, एकदम स्ट्रांग डिमांड करना किसी चीज की, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज बिल्कुल भी नहीं, अ कॉल फॉर फोर्सेस नहीं। आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनहेरेंट। इनहेरेंट जो आपके अंदर से होती है, तो इसका सिनोनिम पूछा है तो आर्टिफिशियल तो नहीं होगा, नेचुरल सही हो सकता है, बोरोड नहीं होगा, इंसाइटेड नहीं होगा, इंसाइटेड जिसको इंसाइट किया गया, उकसाया गया है, और इनहेरेंट का मतलब है जो अंदर पहले से है, ठीक है। आगे नाउ पैसेज नंबर 2 है आपका, एल्गी आर फोटोसिंथेटिक क्रिएचर्स दैट हैव पिगमेंट्स दैट एड इन फोटोसिंथेसिस। एल्गी फोटोसिंथेटिक क्रिएचर होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट होता है जो कि मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, सच एज क्लोरोफिल, जैसे कि क्लोरोफिल। दे डू नॉट हाउएवर हैव द एक्चुअल स्टेम्स, हालांकि उनमें एक्चुअल स्टेम्स नहीं होते, यानी कि जो तने में जो चीजें होती हैं ना वो नहीं होते हैं। रूट्स एंड लीव्स, तो ना तो स्टेम होते हैं, ना रूट्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं, जो कि बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, जिसमें जो स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं उनको वेस्कुलर प्लांट बोल देते हैं बेसिकली। वाइल सम ऑफ देम हैव मेनी सेल्स, कुछ एल्गी में कुछ सेल्स होते हैं, अदर्स आर यूनिसेलुलर, जो अदर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। दे माइट एस्टेब्लिश कॉलोनीज एज वेल, वो कॉलोनीज भी अपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। एल्गी के बारे में बात चल रही है यहां से। एक चीज मैं कह सकता हूं कि दिस पैसेज ऑल अबाउट एल्गी, जितना हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है। आगे, द मेजॉरिटी ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक, ज्यादातर एल्गी जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ आपके टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे भी रहते हैं। एंड दे कैन बी फाउंड ऑन रॉक्स, कुछ रॉक्स पे भी पाए जाते हैं, ट्रीज पे भी पाए जाते हैं, और मोइस्ट यानी कि हल्की जो गीली सॉइल होती है उसमें भी पाए जाते हैं। सर्टेन एल्गी स्पेसीज को एग्जिस्ट वेल विथ अदर लिविंग थिंग्स, कुछ एल्गी स्पेसीज को एग्जिस्ट कर जाती है दूसरी लिविंग थिंग्स के साथ में भी। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जांपल, लाइकेंस आर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन एल्गी एंड फंगी। जो लाइकेन होता है बेसिकली वो ग्रीन एल्गी और फंगी के बीच की रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट करता है, लाइकेन उसी से बनता है बेसिकली, ये कहना चाह रहे हैं। सो जो ग्रीन एल्गी होता है उसको बेसिकली ऑफन ब्लू एल्गी भी कह देते हैं, ठीक है। एल्गी आर मेंबर्स ऑफ मल्टीफैलेटिक ग्रुप, ये मल्टीफैलेटिक ग्रुप के मेंबर होते हैं। दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है कि देयर इज नो कॉमन इंसेस्टर, इनका कोई कॉमन इंसेस्टर नहीं है। एंड दैट द स्पेसीज इन दिस कैटेगरी आर नॉट नेसेसरली क्लोजली रिलेटेड, और ये भी इंडिकेट करता है कि जरूरी नहीं है कि इस कैटेगरी में जो आपकी स्पेसीज है वो क्लोजली रिलेटेड हो। तो ये मल्टीफैलेटिक होने का ये आपका मतलब वो बता दिया रिजल्ट। दे डू नॉट हैव अदर मॉर्फो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। जो देखो मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा होगा और एनाटॉमी भी आपने पढ़ी है, ह्यूमन एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी भी स्ट्रक्चर को दिखाता है, एनाटॉमी वही दिखाता है। सो मॉर्फो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो गुण होते हैं, टिपिकल होते हैं, जो कि किसमें, वेस्कुलर प्लांट्स में। जो वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें बेसिकली स्टेम्स पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं, लीव्स पाए जाते हैं, वो वाले प्लांट्स, ठीक है। बट दे डू हैव वन थिंग इन कॉमन, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, वो क्या है, दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स होते हैं बेसिकली, यूकैरियोट्स शायद वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है ना, विद द प्रिंसिपल पिगमेंट बीइंग क्लोरोफिल, और इनमें प्रिंसिपल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, विच अलाउज, जो कि अलाउ करता है देम टू परफॉर्म करना फोटोसिंथेसिस। एक है फाइकोलॉजी इज द साइंटिफिक नेम फॉर द स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी एक साइंटिफिक नेम होता है स्टडी ऑफ एल्गी के लिए। द ब्लू ग्रीन एल्गी इज वन एग्जांपल ऑफ अ reference, but some sources do not classify them as algae because they are prokaryotic. So कहा गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये एक एग्जांपल है रेफरेंस के लिए, लेकिन कुछ सोर्सेज इनको क्लासीफाई नहीं करते एल्गी में, क्योंकि ये प्रोकार्योटिक होते हैं, और ऊपर इनको यूकार्योटिक बताया गया है। प्रोकार्योटिक में शायद न्यूक्लियस नहीं होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, मतलब बायोलॉजी मेरी उतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, एल्गी। एल्गी इज द सेंट्रल थीम, है ना। तो एल्गी के बारे में क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी, फंगी की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, यस वेरी मच पॉसिबल, इनकी डाइवर्सिटी वगैरह बताइए। द प्रोकार्योटिक नेचर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो जस्ट लास्ट लाइन में है, इसलिए तो इसको एल्गी नहीं मानते हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। वेस्कुलर प्लांट्स की एनाटॉमी नहीं बताएगी, सो सेकंड ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल है। आगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द मेन पिगमेंट, मेन पिगमेंट तो वो था ना क्लोरोफिल जो होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के काम में आता है ना, क्लोरोफिल, है ना, तो ये तो आसान है। नेक्स्ट,
अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द टर्म मल्टी फैलेटिक ग्रुप मीन। आगे देर तो रखा था कि इनके इंसेस्टर्स कॉमन नहीं होते हैं, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं, सो इंसेस्टर ये तो अपोजिट हो जाएगा, नो कॉमन इंसेस्टर, नॉट क्लोजली रिलेटेड, हैविंग डाइवर्स मॉर्फो एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनेगा, बीइंग क्लोजली रिलेटेड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, which statement accurately describes vascular plants based on the information in the passage। vascular plants को कौन डिफाइन करता है? vascular वो वाले थे ना जिसमें रूट होता है, जिसमें स्टेम होता है ना, तो vascular लैग करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। vascular plants are unicellular, ऐसा भी नहीं कह सकते। vascular plants have true stems, roots and leaves, ये बात सही है, unlike algae। सो आई गेस द लास्ट पैसेज, थर्ड पैसेज, 3 पैसेज आते हैं ना मेंस में, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, एक बार आप खुद से भी पढ़ लेना भाई पैसेज को। सुभाष चंद्र बोस, अ प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, वाज कन्विंस्ड दैट इंडिया कुड नॉट अचीव इंडिपेंडेंस विदाउट द यूज ऑफ फोर्स एंड ही बिलीव्ड दैट अ मिलिट्री कैंपेन वाज नेसेसरी टू अचीव दिस गोल। कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, ये इस बात को लेकर कन्विंस्ड थे कि इंडिया अचीव नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंस बिना पावर यानी फोर्स का यूज किए हुए। एंड ही बिलीव्ड, और उनका मानना था कि एक मिलिट्री कैंपेन बहुत जरूरी है, नेसेसरी है कि इस गोल को अचीव करने के लिए। इन 1942 में बोस फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA बनाई विद द हेल्प ऑफ द जैपनीज लोगों की हेल्प के साथ में। बोस ट्रेवल्ड टू जापान इन 1941। बोस ने जापान ट्रैवल किया 1941 में टू सीक देयर सपोर्ट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोस जापानीज के साथ आर्मी बनाते हैं INA, उसके बाद में 1941 में ट्रैवल करते हैं जापान के लिए कि उनकी सपोर्ट ली जाए स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल जो थी इंडिया में। द जापानीज वर इंटरेस्टेड इन हैविंग बोस हेल्प इन देयर ओन एफर्ट्स टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। जो जापानीज लोग थे वो इंटरेस्टेड थे कि बॉस की हेल्प करें, इन हैविंग बॉस हेल्प, कि बॉस उनकी हेल्प करें इन देयर ओन एफर्ट्स, उनके खुद के एफर्ट्स में, टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस, कि वो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाएं इन द साउथ ईस्ट एशिया में। बोस विजन वाज टू क्रिएट अ मिलिट्री फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापानीज वेपन्स एंड ट्रेनिंग। जो बोस का विजन था वो ये था कि ये क्रिएट करेंगे एक मिलिट्री फोर्स फाइट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करेंगे, टू हेल्प द जापानीज वेपन एंड ट्रेनिंग, सॉरी विद द हेल्प ऑफ जापानीज वेपन्स एंड ट्रेनिंग। जापानीज जो वेपन्स थे और ट्रेनिंग थी उनकी हेल्प से। उस टाइम पे जापानीज काफी स्ट्रांग हुआ करते थे ना, अमेरिका के खिलाफ लड़े थे, पर्ल हार्बर पे हमला किया था, फिर अमेरिका ने इन पे वो जो 2 बम गिरा दिए थे, उसके बाद में इनकी हालत खराब हुई थी। द INA वॉज फॉर्म्ड इन सिंगापुर। INA को सिंगापुर में बनाया गया था इन सितंबर 1942 विद द स्लोगन जय हिंद यानी कि विक्ट्री टू इंडिया। The INA consisted of soldiers who were primarily from the Indian community in Southeast Asia। और INA में वो soldiers थे जो primarily थे इंडियन कम्युनिटी के साउथ ईस्ट एशिया से, है ना। They were trained by Japanese officers, उनको ट्रेन किया गया था जापानीज ऑफिसर्स के द्वारा, and were equipped with Japanese weapons, और उनके पास में जापानीज वेपन्स भी हुआ करते थे। The INA fought alongside Japanese forces। INA जापानीज फोर्सेस के साथ लड़ता है बर्मा में, बर्मा यानी आज का म्यांमार, एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। बोस रिलेशनशिप ऑफ द INA एंड इट्स मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया मेड हिम अ पॉपुलर फिगर अमंग मैनी इंडियंस होना चाहिए वैसे, आई डोंट नो ये SSC ने गड़बड़ करी है या हमारी टीम ने, ठीक है, मैंने देखा नहीं पैसेज, ठीक है। सो जो बॉस के लीडरशिप थी INA की और उनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया में, मेड हिम अ पॉपुलर फिगर अमंग मैनी इंडियंस, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ INA वर सिग्निफिकेंट। INA के फॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेज जो थे बड़े सिग्निफिकेंट थे। द INA's कैंपेन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया एंड द इंडियन सोल्जर्स रोल इन द बर्मा कैंपेन्स हैड अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश फोर्सेज। जो INA के कैंपेन्स थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका जो रोल था बर्मा कैंपेन में, इनका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है ब्रिटिश फोर्सेस पे। द ब्रिटिश वर शॉक्ड दैट इंडियन सोल्जर्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट देम। ब्रिटिश इस चीज को लेकर शॉक्ड थे कि इंडियन सोल्जर्स उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। अंडरमाइनिंग देयर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को इस चीज ने कम किया।
इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया, कि अब वो इंडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनका कॉन्फिडेंस गिर गया था। द INA ऑल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे भी इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। तो अच्छा आगे भी है। बोसेस विजन ऑफ अ सोशलिस्ट इंडिया विथ इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स इंस्पायर्ड मैनी इंडी। सो जो बॉस का विजन था विथ इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, इसने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया, ये भी इंडियंस होना चाहिए। द INA बिकम अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म। INA बन चुका था एक सिंबल किस चीज का? स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब है जो उनकी कॉलोनीज मानते थे ना इंडिया वगैरह को। एंड बोसेस स्लोगन ऑफ जय हिंद बिकेम अ रैलिंग क्राई फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और उनका जो स्लोगन था जय हिंद, ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा रैली करने वाला एक क्राई बन गया, चीख बन गया। हाउएवर द INA's मिलिट्री कैंपेन्स वर नॉट सक्सेसफुल। हालांकि INA के जो मिलिट्री कैंपेन थे वो सक्सेसफुल नहीं थे इन अचीविंग देयर गोल ऑफ फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इंडिया को फ्री करना ब्रिटिश रूल से, उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे थे। द INA सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस इन बैटल्स। INA को बहुत सारे लॉस हुए बैटल्स में। एंड देयर एफर्ट्स वर अंडरमाइंड बाय द जापानीज सरेंडर इन 1945। और उनके एफर्ट्स जो सरेंडर कर दिए जापान ने 1945 में, उससे और खत्म हो गए थे। आ जाइए, देखो पैसेज क्या है। अल्टीमेटली इट वाज ऑल अबाउट INA। INA यानी कि जो एक सेना बनाई थी, इंडियन नेशनल क्या था मूवमेंट करके क्या था फुल फॉर्म इसकी? INA इंडियन नेशनल आर्मी है ना, इंडियन नेशनल आर्मी की, उसके बारे में ये पूरे तरीके से कि उनका फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से चली, उसका क्या इम्पैक्ट था। सो हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस व्यू इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस? उन्होंने कैसे देखा था? थ्रू नॉन वायलेंट मूवमेंट? नहीं, उनका कहना था कि भाई साहब आर्मी का यूज करना पड़ेगा। थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस? नहीं। थ्रू पॉलिटिकल नेगोशिएशंस? नहीं। थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स? बिल्कुल सही बात है, यही उन्होंने देखा था, इसीलिए उन्होंने INA का गठन किया। आगे देखेंगे, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोसेस स्लोगन जय हिंद? उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी? बहुत ज्यादा थी। इट सिंबलाइज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, कह सकते हैं। इट वॉज अ कॉल टू आर्म्स फॉर द इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मी? बिल्कुल भी नहीं। इट रिप्रेजेंटेड बोस विजन ऑफ अ कैपिटलिस्ट इंडिया? बिल्कुल भी नहीं। इट मैनिफेस्ट द विजन ऑफ सेलेक्टेड कम्युनिटीज? बिल्कुल भी नहीं। सो ये सिंबलाइज करता है इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द जापानीज टू सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द INA? क्या रीजन था जापानीज का? दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। सही बात है ये तो। बाकी देखते हैं। दे वर लुकिंग फॉर अलाइज इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर? नहीं, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं है। दे बिलीव्ड द बोस विजन ऑफ कम्युनिस्ट इंडिया? नहीं। दे बिलीव्ड इन इंडियाज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन? नहीं। तो पहला वाला जो था ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अल्टीमेटली अंडरमाइंड द INA? जो उन्होंने सरेंडर कर दिया, लास्ट लाइन दे रखी है सीधे सीधे, द जापानीज सरेंडर इन 1945। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका शिफ्ट 1 का पेपर मेरे भाई। और आपको शिफ्ट 1 अगर अच्छा लगा, आपको लगा कि मैंने बढ़िया से समझाया है, आप पढ़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि अगली बार आपके भी पूरे मार्क्स आए, तो आप हमारा VOD बैच चेकआउट कर सकते हैं 699 रुपए के फी में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। भाई बहुत सॉलिड कंटेंट के साथ ये बैच मिलता है। और एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर ढंग से एक बार पढ़ लोगे, आपने जीवन में इंग्लिश पढ़ी है नहीं पढ़ी है फर्क नहीं पड़ता मेरे को फर्क पड़ता है कि आप मेरे साथ में कितने एफर्ट्स मारने के लिए तैयार हैं। अगर आप एफर्ट्स मार सकते हैं मेरे साथ में, तो मेरे भाई आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। नो वन, लिटरली नो वन। तो इंग्लिश तो नहीं रोक सकती है। तो भाई आइए और इंग्लिश स्पेशल VOD बैच का फायदा भी आप उठा सकते हैं। आगे देखेंगे भाई और बढ़ेंगे अगली शिफ्ट की तरफ। CGL मेंस 2024 20/1/2025 जो आपकी शिफ्ट अगली है, इसकी तरफ। अगली शिफ्ट जो है इसकी तरफ देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कन्हैया वाला। आई गेस फॉन्ट थोड़ा छोटा है क्या? ठीक है, चल जाएगा ये फॉन्ट भी, ठीक है, दिख जाएगा इतना तो। देख लेते हैं एक बार। कन्हैया सेड टू मी, डू यू वांट टू सिंग? क्या आप गाना चाहते हैं? तो इनडायरेक्ट स्पीच बताया। डू यू वांट को बेसिकली पास्ट में ले जाएंगे तो वांटेड हो जाएगा। तो वेदर मतलब इफ आई वांट नहीं होगा, वेदर आई वुड नहीं होगा, वांटेड वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डू यू वांट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, इसका एंटोनिम पूछा है भाई। कंजूस का क्या हो जाएगा एंटोनिम? इनटॉलरेंट का मतलब है जो चीजों को टॉलरेट ना कर पाए। थैंकफुल का मतलब है जो आपको चीजों को लेकर आभार व्यक्त करे।
तो ये भी नहीं बनेगा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो जाता है जो बहुत खर्चा करे, ये बन जाएगा। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, एक्स्ट्रावेगेंट ज्यादा खर्चा करने वाला। इंडिफरेंट जिसको सुख दुख का फर्क ना पड़े। एमेलियोरेट आपकी वर्ब है, कल ही कराया था मैंने क्लास में, ठीक है। एमेलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को इंप्रूव करना। तो इसका एंटोनिम पूछा है। मोटो तो नहीं होगा, मोटो बेसिकली किसी चीज का वो बना लेते हैं स्लोगन टाइप में। मोटो क्या है आपका, उनका पर्पज वगैरह दिखाने के लिए, वो नहीं बनेगा, ठीक है। सकोर भी नहीं मिलेगा, रिकंडाइट भी नहीं। सो एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बेसिकली वर्सन करना, एग्जैसरबेट करना, ठीक है। तो ये भी पढ़ाए हुए वर्ड्स हैं सारे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज पर्सन ए कहता है कि वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम, क्या आप आना चाहते हैं। बी कहता है कि थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट लाइक क्लब्स, इट इज डैश, इट इज डैश, इट इज माई कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी होता है ना कि कॉफी। नॉट माई कप, नॉट माई टी ऐसे नहीं लिख सकते, नॉट माई कप ऑफ कॉफी नहीं, नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, कप ऑफ कॉफी नहीं, कप ऑफ टी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो ऑन फुट वॉक करता है उसको क्या कह देते हैं। देखो ऑडिटर तो अकाउंट्स वाला होता है, स्टॉकर जो पीछा करता है, डिकेंटर आपका एक वो स्टोरेज के लिए आता है वाइन वगैरह के। सो पेडेस्ट्रेन बेसिकली होता है जो ऑन फुट चलते हैं, ठीक है, पेडेस्ट्रेन। नेक्स्ट है आपका व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। नो वर्क वॉज लेफ्ट एज माई फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप टाइमलाइन बना लेते हो एक बार टेंस की, तो ये अगर प्रेजेंट है, सो व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस आया, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम ऑफिस आए, नो वर्क वॉज लेफ्ट, कोई काम नहीं बचा था इसी पॉइंट पे। क्यों नहीं बचा था, एज, एज यानी कि बिकॉज, जो मेरा दोस्त है राहुल वो सब कुछ कर चुका था। तो कब किया होगा, इसके पहले। तो पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है, इसीलिए हैड डन आपको लिखना चाहिए, ना कि हैज डन। तो क्या आ जाएगा आपका, हैड डन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगा, सेकंड नंबर वाले में, ठीक है। सो सेकंड वाला जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला जो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है द ब्लूबेरीज इन द बास्केट आर ब्लू। इसमें पूछा गया द डिनोटेशन ऑफ द वर्ड ब्लू इज, ब्लू क्या दिखा रहा है, क्या ब्लू नेगेटिविटी दिखा रहा है। वैसे देखो ब्लू का मतलब सैड भी होता है, लेकिन क्या यहाँ पे जो ब्लूबेरीज हैं वो उदास होंगी, ब्लू का मतलब सैड तो नहीं हो सकता। ब्लू सैडनेस को दिखाता है, बट दैट डजंट मीन कि वो यहाँ पे भी सैडनेस को दिखा रहा है, तो ये नहीं बनेगा। सैडनेस और ग्लूमीनेस तो सिनोनिम हो गए, नेगेटिविटी भी नहीं। तो ब्लू एक कलर है यहाँ पे, ब्लू सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक कलर है। आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का। सो सेलेक्ट द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछी है। सो हैव प्लस V3 है, तो हैव बीन या हैज बीन के साथ बना देंगे। यहाँ पे वॉज है, ये गलत हो जाता है, यहाँ पे वॉज है, ये गलत हो जाता है, यहाँ पे हैड बीन है, ये गलत हो जाता है। तो एक ऑप्शन जो पहले वाला यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द डैश टेलर्ड प्रोटेक्शन। सो देखो द टेलर्ड प्रोटेक्शन, तो अब यहाँ पे आर्टिकल द आ रखा है, ये वही है जो स्विफ्ट उसमें आया था, उसी का ऑल्टरनेटिव है स्वीटेस्ट वाला। सो द प्लस अगर आपका एडजेक्टिव लगाना है तो सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पोस्ट मॉडिफिकेशन तो हो नहीं रखा है। तो द फाइनेस्ट टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विथ विजन करेक्शन, यानी इससे बढ़िया और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो फाइनेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे ए लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द GDP इश्यू। तो इसमें ईडियम भरना है, ओवर द फेंस, ब्रेकिंग अ लेग, सिटिंग ऑन द फेंस। देखो ब्रेक अ लेग तो आपका क्या होता है, किसी को गुड लक विश करना। मैंने कहा भी था उस दिन जब मैं गुड लक विश कर रहा था कि हो सकता है ये ईडियम आपके एग्जाम में आ जाए, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आ जाता है। बाई द फेंस कुछ नहीं होता है, ओवर द फेंस कुछ नहीं होता है, सिटिंग ऑन द फेंस होता है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, तब हम कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। ये क्या पूछा गया है, पैसिव पूछा है इसका। तो देखो ये आफ्टर वी कम टू पावर, ये तो आपका क्या है, आप कहोगे सर ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जनरली हम मेन क्लॉज का पैसिव बनाते हैं, ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सो वी विल कंडक्ट, हम कंडक्ट करेंगे, हम कंडक्ट करेंगे, तो विल बी कंडक्टेड आपका बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे शुड भी कर दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे विल हैव बीन कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये विल बी कंडक्टेड है, ये विल बी कंडक्टेड है, ये दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी विल बी कंडक्टेड, यहाँ भी। बाई अस एज, एज एंड वेन तो कुछ दे ही नहीं रखा है, एज एंड वेन थोड़ी ना दे रखा है, सिर्फ आपको क्या लगाना है, आफ्टर। यहाँ पे आपका क्या लगा रखा है, आफ्टर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। सो दिस इज द डैश बुक दैट आई हैव
रेड टिल नाउ लगा दो या एवर लगा दो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। वैसे भी देखोगे आर्टिकल द लगा रखा है, अगर आर्टिकल द लगा रखा है सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। देखो जब मैं पढ़ा रहा था ना, आपको मैं अपनी पुरानी क्लिप्स भी निकाल के दिखा सकता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी को पता नहीं बड़ा पसंद आ गया ये चैप्टर। एसएससी चाहता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही पूछते रहे इनसे, और दूसरा चैप्टर कोई पूछना ही नहीं चाह रहा है ना। आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलंकोली का एंटोनिम पूछा है। मेलंकोली का मतलब होता है बेसिकली जो चीजें खराब होती हैं, बेकार होती हैं, जो आपको उदासी देती हैं, आपको नाखुश करती हैं। प्रॉफिटेबल नहीं होगा, मैकेनिकल नहीं होगा, मिजरेबल तो सिनोनिम में आ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेजेंट। ठीक है, एंटोनिम पूछा था। एंटोनिम में प्रॉफिटेबल भी आपको लग सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल फायदे की चीज होती है, मेलंकोली आपका अलग चीज है ना। नेक्स्ट देखेंगे कैरिश्मा का सिनोनिम पूछा है। कैरिश्मा होता है चार्म, आपका जो चार्म होता है ना वही कैरिश्मा। सिनोनिम में पूछा, चार्म ही दे दिया। ठीक है, करिश्मा कपूर से इसको कई बार ट्रिक में हमने याद भी करवाया है। करिश्मा कपूर का बड़ा अच्छा ही चार्म है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, तो ये सेंटेंस है ग्रामेटिकल एरर पूछा है। आई यू एंड सी, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो 1 2 3 हम कब लगाते हैं, जब नेगेटिव एक्शन हो या प्लूरल हो। प्लूरल तो है नहीं क्योंकि आई आ रखा है, वी तो है नहीं। हैव बीन वर्किंग हैप्पीली, हैप्पीली काम कर रहे हैं तो नेगेटिव चीज भी नहीं है। इन द सेम कंपनी एंड, अब देखो सेंटेंस को देख लेते हैं। सो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, 3 लोग हो गए, तो हैव आपका प्लूरल सही है, बीन आपकी सही है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, बीन के बाद में आईएनजी फॉर्म भी ठीक है। हैप्पीली कहां पे, इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच, और उसी सेम ब्रांच में, क्योंकि सेम है तो आर्टिकल द भी इसके साथ में सही हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर द लास्ट 9 ईयर्स, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी सही है। सब सही है तो कहां गलती है, 1 2 3 नहीं, हमें क्या लगाना चाहिए 2 3 1। 2 3 1 का मतलब क्या हो जाता है आपका, कि पहले आपको लगाना पड़ेगा यू कॉमा सी कॉमा एंड आई, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एसएससी ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसमें सोचने के लिए कुछ बच्चों को जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि जस्ट रीडिंग से हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन था जिसके लिए टिपिकल एसएससी के रूल्स आपको पता होने चाहिए। पॉकेट रॉकेट में हमने इस रूल को दे रखा है अच्छे से। ठीक है, सो द कॉमेडियंस जोक्स वर सो फनी दैट द एंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन डैश। इरप्टेड किस में, लाफ्टर में। ये होमोनिम्स के नाम पे 2 क्वेश्चन का स्कैम हो गया है। होमोनिम्स तो एसएससी पूछता नहीं, एसएससी पूछता है एकदम से गोबर नीम। इतने कौन ये करेगा यार, किसको नहीं पता है कि जोक से लाफ्टर होगा यार। होमोनिम्स के नाम पे फ्री के नंबर बांट रहा है एसएससी, लिटरली फ्री के नंबर बांट रहा है। लेटर, ये वो वाला लेटर है, बाद वह, ठीक है, एक ये भी लेटर वही वाला है, बाद वाला। ठीक है, ये 2 में से बाद वाला, और ये वो वाला, ये दोनों लेटर का यूज मैं अच्छे से समझाता हूं। ये द के साथ आता है, ये ए के साथ आता है। लॉइटर करने का मतलब है टहलना फिरना, वैसे ही घूमना फिरना, टाइम खराब करना। नेक्स्ट, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, ब्लेस्फेमी, जो कि खराब तरीके से बोलते हैं। बाईगेमी 2 शादी, बेलीजरेंट लड़ाकू झगड़ालू, बाई पैड 2 पैड वाला, तो ब्लेस्फेमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, द सोल्जर सेड टू हिज फेलो सोल्जर्स, आई हैव बरीड आवर ब्रेव कैमरेड हियर। सो आई हैव बरीड है तो सैड है, तो इसको हेड में चेंज कर देंगे ना मेरे भाई, हेड बरीड, हेड बरीड, हेड बरीड, हेड बरीड, बड़े बदतमीज है। ठीक है, टोल्ड है तो टोल्ड के बाद में हिज फेलो, अस नहीं आएगा, है ना, हिज फेलो आना चाहिए, यहाँ पे अस कर दिया, तो 2 ऑप्शन आपके ये खराब हो जाते हैं। अब ऊपर वाले देख रहे हिज फेलो सोल्जर्स दैट, अब देखो आई को सोल्जर के हिसाब से ही में चेंज कर देंगे, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा सोचने के लिए कम से कम मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो आधे तो ये हेल्पिंग वर्ब देख के ही सही हो जाते थे इनके। अगला आपका, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिस्पेंसिबल टू सक्सीड इन लाइफ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। सो इंडिस्पेंसिबल की जो स्पेलिंग है वो INDISPENSABLE, तो कौन सा आपका हो जाएगा। सो पहली बात तो IBLE नहीं होता है, CIBLE नहीं होता है, 2 ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे, और DE नहीं होता है, DI होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द हाइकर्स ट्रैक्ड फॉर आवर्स बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक। थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, क्या चीज है, ओके, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं जो कि आपको क्या करने, अरेंज करने, इनको बोलते, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और रह रही है। ठीक है, ये आपको अरेंज करने। थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, जो घना जंगल है उसमें से जो हाइकर्स हैं उन्होंने ट्रैकिंग करी घंटों, बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक, माउंटेन पीक में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, ज्यादा आधा घंटा। देखो
ठीक है। देखो तो ये अरेंज करना है, मैं तो कह रहा पता नहीं क्या सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये द हाइकर्स, इनके लिए वर्ब है ट्रैक्ड, तो ये तो पक्का साथ आएंगे द हाइकर्स और ट्रैक्ड। तो एक बार देख लेते हैं, फॉर आवर्स ट्रैक्ड ये तो नहीं होगा, बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक द हाइकर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट नहीं होगा, द हाइकर्स सब्जेक्ट है, ट्रैक्ड आपकी वर्ब है, ये आपका बन सकता है। ठीक है, द हाइकर्स सब्जेक्ट है, फॉर आवर्स थ्रू ये नहीं बनेगा, तो आपका यही करेक्ट आंसर है। द हाइकर्स ट्रैक्ड, कितनी देर के लिए ट्रैकिंग करी, फॉर आवर्स घंटों के लिए, कहां से करी, तो थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक। ठीक है, सो माउंटेन पीक पहुंचने से पहले। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। आगे देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, देख के मुझे लगा कि ये क्या है, बट फिर डायरेक्शन पढ़ी तो समझ आ गया है ना। पैसिव वॉइस बताना, डोंट पार्क योर कार हियर। इंपेरेटिव सेंटेंस है, जनरली लेट से बना देते हैं, सो लेट से बन जाएगा। तो लेट, और क्योंकि नॉट भी है, नेगेटिव है, तो लेट के साथ नॉट आना भी जरूरी है। सो लेट नॉट योर कार बी पार्क हियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉट जो है ना भाई, ये योर कार के बाद आना चाहिए। ठीक है, लेट नॉट नहीं आता है, लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर। ठीक है, सो बी के पहले नॉट आता है, ये आपका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं आप, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। अगर आपका इसके लिए नेगेटिव लगाना है तो यहां पे नॉट आना चाहिए। ठीक है, सो लेट योर कार नॉट बी पार्क्ड हियर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैव वाला तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें नॉट गायब है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। द नेशन हैज चूजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। सिंपल है, डेमोक्रेसी बोला जाता है ना। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपका। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, देखेंगे। सबसे पहले रिकमेंड को देखेंगे, रिकमेंडेशन करना, रिकमेंड करना ये तो सही है। मिमेंटो भी आपका सही है, जो कोई मेमोरी के लिए रखते हैं। एपेरेंट का मतलब भी क्लियर होता है, ये भी सही है। सो प्रैक्टिशनर आपका गलत है, NAIRE नहीं होता, NAIRE नहीं होता है, इसमें होता है NER। सो प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्रैक्टिशनर बेसिकली होता है। आगे देखेंगे अगला जो आपका है, रविंद्रनाथ टैगोर डैश पोइट वॉज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि। वो फेमस थे अपने पोइटिकल वर्क गीतांजलि के लिए। सो रविंद्रनाथ, देखो अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन पे भी बच्चों को डाउट है कि सर अ पोइट आना चाहिए या द पोइट आना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज द पोइट। देखो यहाँ पे वैसे आर्टिकल ए भी चल जाता है, कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे महेश अ टीचर ऐसे करके बोल देते हैं, क्योंकि महेश एक ऐसा नाम है, कोई जानता है कि वो वाला महेश जो टीचर था, नहीं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर वो वाले टैगोर जो कि पोइट थे, ये एक फेमस नेम है, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वन ऑफ मैनी का सेंस यहाँ पे हमें आ जाएगा, द ओनली का सेंस है। वो वाले रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीतांजलि लिखी है, तो ये तो डेफिनेट हो जाते हैं, डेफिनेट हो जाते हैं। तो द पोइट आपका लगाते हैं। वैसे भी आपको नॉर्मली याद रखना है कि जब भी कोई अपोजिटिव केस हमें लगाना होता है, नाउन इन अपोजिशन जो होता है, वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ना कि आर्टिकल ए का। नॉर्मली आर्टिकल द आता है। जब अगर आपने आर्टिकल मेरे से पढ़ा होगा तो आपने पक्का ये वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश। पहला सेंटेंस ये रहा, छठा सेंटेंस ये रहा। अब ये बीच के सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, मतलब सही उसमें लगाना है। अब बीच, देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश, रायलसीमा इज वन ऑफ देम। जो रायलसीमा कोई जगह है उनमें से एक है। तो देखो यहीं से समझ आ रहा है, एक तो वन ऑफ देम यानी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ये तो शुरुआत का ए पहले ही आना चाहिए पक्का। कितने ऑप्शन में ए पहले, एक ही ऑप्शन में, यही आंसर होगा आपका। बाकी एक बार फिर भी सारे ऑप्शन हमें पढ़ लेने चाहिए, है ना। हम एक बार पहले भी गलती हो गई होती इस तरीके से, फिर भी देख लेते हैं एक बार। मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सटेंसिव चेंजेस इन लैंड यूज हैव रिजल्टेड इन पुअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन रायलसीमा, पता नहीं रायलसीमा, ठीक है। तो रायलसीमा की बात यहां कर लिए, यहां पे रायलसीमा को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोडक्शन वाला पहले आएगा तो पक्की बात है बी शुरुआत में नहीं आ सकता है, तो अगर होता तो गलत कर देते। द नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट्स जॉब बाय गिविंग सजेशन टू द फार्मर्स ऑफ रायलसीमा। तो ये भी बाद में आया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पहले आना चाहिए, सी से शुरू नहीं कर सकते, दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। डी कह रहा है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि SOC विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी हैज डिक्रीज्ड बाय 84% इन द रीजन। पुअर सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल इन द रीजन, विच रीजन, तो अगेन रायलसीमा। तो ए से शुरू हो सकता है, दैट इज ऑप्शन 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, द एडवाइस इज अबाउट विच क्रॉप। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि एडवाइस दे रहा था कोई, है ना, गिविंग सजेशंस।
तो पक्की बात है सजेशन के जस्ट बाद आएगा, यानी सी पे एंड भी होना चाहिए। कितने ऑप्शन सी पे एंड हो रहे हैं? जस्ट वन। तो यहां से भी आप मार सकते थे ऑप्शन को, ठीक है, अगर आंसर ही आपको मार्क करना था तो। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही सेड आई शैल नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सेल को बेसिकली हम किस में चेंज करते हैं? वुड में नॉर्मली। जब सेल परमिशन के लिए आता है तो शुड में चेंज होता है, वैसे नॉर्मली सेल आपका वुड में चेंज होता है। तो ही सेड दैट, ही विल में नहीं रहेगा, इज में नहीं बनेगा, सेल को सेल नहीं रखेंगे, तो वुड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। अरे बहुत ज्यादा जो खुद से प्यार करता है, जो नारी जैसा काम करता है, नार्सिसिस्ट कहलाता है ना। कितनी बार ये वर्ड को आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया है, जिनमें ऐसे गुण आ जाते हैं ना जो शीशे में खुद को निहारते रहते हैं। नॉर्मली लेडीज पुराने टाइम पे ये काम किया करती थी, लेकिन आजकल कुछ लड़के भी कर लेते हैं, तो उनको नार्सिसिस्ट कह दिया जाता है ना। सो नार्सिसिस्ट की कहानी भी सुनाई हुई है, वो कैब संजीवनी में लिखी भी हुई है। जो नार्सिसस नाम का व्यक्ति था, ठीक है, और जो एको नाम की लड़की थी, उसकी जो ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी है। आगे देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है, दैट इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन, ये पहला सेंटेंस हो गया, डैश हैज मींट ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, ये लास्ट में सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं हम, हैज अगर आया है तो इसके पहले सब्जेक्ट आया होगा, लीडिंग टू के साथ में हैज नहीं आ सकता, यानी कि एस पे एंड नहीं करेंगे, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। आर पे एंड नहीं कर सकते क्योंकि द के बाद हैज नहीं लगाएंगे, नाउन चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। पक्का पी पे एंड होगा, ये सही बात है आपकी, है ना, विच आपका सब्जेक्ट है तो पी पे एंड होगा। अगर हम बात करते हैं कि ये जो द है, क्या द के बाद क्यू आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो आर के बाद में क्यू तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि द के बाद में एक और द नहीं लिख सकते, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो पहले क्यू आएगा, द इंप्रूवमेंट ऑफ द इनकम, इसके बाद में एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग मैन, तो आप आसानी से कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सो इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन द मेकशिफ्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कंफ्लिक्ट। अरे इन द मेकशिफ्ट क्यों लिखने की, ये तो वन वर्ड का क्वेश्चन है, तो ये तो एरिना कहलाता है ना, जहाँ पे डिबेट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ होता है, सो इसको हम एरिना बोल देंगे। कैशिनो वो होता है जहाँ पे जुआ खेलते हैं, एवियरी जो बर्ड्स के लिए होता है, और डॉर्मेट्री जहाँ पे लोगों के, बड़े लोगों के, मतलब बहुत सारे लोगों के एक साथ सोने की जगह हो जाती है। ये आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट इट। द ग्रेटेस्ट डिजीज इन द वेस्ट टुडे इज नॉट टीबी और लेप्रोसी। वेस्ट यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? वेस्टर्न कल्चर आपका, यूरोप की, ठीक है। वहां पे टीबी या लेप्रोसी आपका एक बड़ी डिजीज नहीं है, वहां पे क्या है? इट इज बीइंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर। यानी कि जो बड़ी बीमारी है ना, जिसकी सबसे ज्यादा लोगों को चिंता है, वो ये है कि कहीं वो अनवांटेड ना बन जाए, कहीं वो अनलव्ड ना बन जाए, कहीं वो अनकेयर्ड फॉर ना बन जाए। यानी कि लोग उनको निग्लेक्ट कर दें, ये सबसे बड़ी उनकी चिंता है, बीमारी है। वी कैन क्योर डैश डिसीजेज विद मेडिसिन। हम कैसी डिसीजेज को मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं? बट द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस। लोनलीनेस आपकी कैसी बीमारी है? डिस्पेयर एंड होपलेसनेस इज लव। इसके लिए सिर्फ लव चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं? स्टबन डिसीजेस नहीं, स्टबन जिद्दी डिसीजेस की, मैस्कुलिन, क्या मेलों की बीमारियां दवाओं से ठीक होती हैं, बाकियों की नहीं होंगी, है? रेडिकल नहीं, फिजिकल, जो फिजिकल हमारे शरीर में कोई बीमारी है उसको हम दवा से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है ना, लोनलीनेस, डिस्पेयर, होपलेसनेस, इसका इलाज सिर्फ प्यार है। इससे मोटिवेट मत हो जाना बहुत ज्यादा, ठीक है। कहीं अपने जीवन में आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही हो और आप निकल पड़े प्यार की खोज में, भैया नौकरी वोकरी खोज लेना, क्योंकि शरीर में फिजिकल बीमारी भी हो सकती है, फिजिकल बीमारियों के लिए दवा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो लोनलीनेस का इलाज हो जाएगा धीरे धीरे। आप नहीं कर पाओगे तो आपके घर वाले किसी न किसी को उठा के ले आएंगे और इलाज कर देंगे। पता चले सीजीएल मेंस में अच्छे नंबर नहीं आए और इस पैसेज को पढ़ लिया आपने कि इसमें तो लिखा था कि द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस इज लव, और हो जाए मोटिवेट और चल निकले अलग ही पाथ पे, है ना। वो नहीं करना भाई। देयर आर मेनी इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, हु आर डैश फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड, हु आर डैश, बट देयर आर मेनी मोर डाइंग। अब देखो, उससे भी ज्यादा मर रहे हैं, तो यहां भी मरने की बात करी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो पीस ऑफ ब्रेड के लिए मरते हैं, यानी कि दे आर डाइंग। निग्लेक्टिंग नहीं होगा, इग्नोरिंग नहीं होगा, वैसे भी इग्नोरिंग फॉर, निग्लेक्टिंग फॉर, डिसरिगार्डिंग फॉर नहीं होते हैं, डाई फॉर भी होता है ना, डाई फॉर ही होता है। सो डाइंग फॉर अ लिटिल लव। बहुत सारे लोग हैं जो कि दुनिया में रोटी के लिए मर रहे हैं, लेकिन मिलियंस की संख्या में लोग हैं जो कि दुनिया में प्यार के लिए मर रहे हैं। द पॉवर्टी इन द वेस्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी। जो वेस्ट है उसमें जो गरीबी है वो एक अलग प्रकार की गरीबी है। इट इज नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ डैश बट ऑल्सो ऑफ डैश। सो इट इज नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ डैश, कैसी है? अलग प्रकार की है। तो इसका मतलब है पैसे की तो नहीं है,
वहां पे न सिर्फ कैसी है, देखो आगे की लाइन दी है, देयर इज अ हंगर फॉर अफेक्शन, प्यार के लिए हंगर है, एंड देयर इज अ हंगर फॉर गॉड, और भगवान के लिए भी हंगर है। तो इसका मतलब है कि यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही कनेक्ट करेंगे, न सिर्फ आपकी किसकी है, सो लविशनेस, अबंडेंस और प्रोफ्यूजन, ये तो बेसिकली आपका क्या है, तीनों ही इस चीज को दिखा रहे हैं। पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस हो सकती है, अकेलेपन की गरीबी है, ये कह सकते हैं। प्रोफ्यूजन यानी बहुत ज्यादा होना, लेविशनेस का मतलब भी बहुत ज्यादा होना, अबंडेंस का मतलब भी बहुत ज्यादा होना, बट ऑल्सो ऑफ डैश, दूसरी किस चीज की है, तो स्पिरिचुअलिटी की, लोगों को स्पिरिचुअल होना है, सो स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, एजुकेट नहीं होगा और कोविटस नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचना समझना होता तो कर लेते आराम से, है ना। आ जाइए, ये एक पैसेज है और टीम ने थोड़ा सा पीपीटी में एक स्लाइड का बचाव करते हुए क्वेश्चन को इसी पेज पर डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक स्लाइड को अब मैं अपने जीवन भर यूज कर पाऊंगा किसी दूसरे काम में, है ना। ठीक है भाई, पीपीटी बनाने वालों, इस स्लाइड को मैं अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी जगह पे अब यूज करूंगा जो आपने आज बचाई है यहाँ पे। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई इन्वॉल्व्स हार्वेस्टिंग द स्मॉल ग्रीन लीव्स ऑफ द इंडिगो फेरा प्लांट बिफोर इट्स फ्लावर्स ब्लूम। जो एक्सट्रैक्शन है इंडिगो डाई का, जो एक्सट्रैक्शन यानी निकालना, वो इन्वॉल्व करता है हार्वेस्ट करना स्मॉल ग्रीन लीव्स को इंडिगो फेरा प्लांट के, बिफोर इट्स फ्लावर्स ब्लूम, जब तक इसके फ्लावर्स खिलते हैं उससे पहले। These leaves undergo a process of soaking in water and churning until a navy blue froth is released. ये जो लीव्स होती हैं ये अंडरगो यानी कि निकलती हैं एक प्रोसेस ऑफ सोकिंग, मतलब पानी में इनको सोक करवाते हैं, डुबा देते हैं, और फिर चर्निंग, इनमें से पानी को निकालते हैं, नेवी ब्लू फ्रॉथ जो रिलीज होता है तब तक। द अपर पोर्शन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज ड्रेन्ड फॉर इरिगेशन। जो ऊपर का मिक्सचर होता है उसको ड्रेन किया जाता है इरिगेशन के लिए, मतलब खेती के लिए। वाइल द लीव्स आर रीपर्पज्ड एज फर्टिलाइजर्स, जो लीव्स होती हैं उनको दोबारा से पर्पज में यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। आफ्टर अलाउइंग द वाटर एंड फाइन सेडिमेंट टू सेटल फॉर अ डे, जो वाटर होता है, जो सेडिमेंट होता है, उसको एक दिन के लिए सेटल होने के बाद में द लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट, जो सेडिमेंट होता है उसमें से लिक्विड को अलग कर दिया जाता है। द ऑब्टेन्ड डीप ब्लू पेस्ट इज देन सब्जेक्टेड टू फिल्टरेशन टू रिमूव द डर्ट एंड इम्प्योरिटीज। जो ऑब्टेन्ड डीप ब्लू पेस्ट होता है उसको बेसिकली फिल्टर किया जाता है, रिमूव किया जाता है उसमें से डर्ट को और इम्प्योरिटीज को, फॉलोड बाई कंप्रेशन इनटू केक्स एंड ड्राइंग फॉर सेवरल डेज। फिर उसको बेसिकली कंप्रेस किया जाता है केक्स में, यानी कि टिकिया बनाई जाती हैं, और उसके बाद में उसको बेसिकली ड्राई किया जाता है कई दिनों तक। वंस ड्राइड, और एक बार जब ड्राई हो जाता है, द इंडिगो इज रेडी फॉर यूज एज अ डाई, और उसको एक डाई के रूप में यूज करने के लिए इंडिगो तैयार हो जाता है। लाइम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे पढ़ते हैं ना इसको, CaOH का होल ट्वाइस, कैन बी एडेड टू द इनिशियल वाटर, इसको इनिशियल वाटर में ऐड किया जाता है। एंड लीव्स मिक्सचर एंड वेरियस नेचुरल सुगर्स कैन बी, जो लीव्स मिक्सचर होता है और जो वेरियस नेचुरल सुगर्स होते हैं, कैन बी डिजोल्व्ड इनटू द पेस्ट टू इनहेंस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो इस चीज को मतलब कई सारे नेचुरल सुगर उसमें डाल के घोले जा सकते हैं जिससे कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा आपका एनहेंस हो। अल्टीमेटली द पैसेज इज ऑल अबाउट जो डाई बनाना है इंडिगो का। What is the central theme of the passage describing the extraction process of indigo dye from indigo plants? The cultivation and growth cycle, ये बिल्कुल भी नहीं है। The various use की बात नहीं करी गई है। The intricate process of harvesting and processing indigo leaves, the impact of lime and natural sugars, नहीं। तो ये बेसिकली intricate जो process है आपका, उस process को ही समझाया गया इसमें, तो और कुछ नहीं है। The extraction process described, what is the in the extraction process described, what is the purpose of allowing the water and fine sediment at the bottom of the tank to settle for a day, जिससे कि जो पानी है उसको अलग किया जा सके और उसको अलग किया जा सके। तो टू इनहेंस द अरोमा, अरोमा के लिए नहीं है, सुगंध के लिए नहीं, फैसिलिटेट द सेपरेशन, अलग किया जा सके, तो सेपरेशन के लिए ही आपको इसको यूज करना है। टू क्रिएट अ यूनिक टेक्सचर, बिल्कुल भी नहीं है। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एडिशनल इंडिगो लीव्स, बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब है जो उनके अंदर जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो गंदगी होती है, जो खराब चीजें होती हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम पूछा है तो प्योरिटी तो इसका एंटोनिम है, क्लीनलीनेस एंटोनिम है, प्योरनेस एंटोनिम है, तो स्कम इसका सिनोनिम बन जाएगा। सिंपल है ना। तीन को एलिमिनेट करके, आपको ये वर्ड ना भी पता होता तो भी आंसर मार्क कर सकते थे। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज?
पैसेज में क्या किया गया है, किसी को क्रिटिसाइज किया है नहीं, किसी के बारे में गाली वाली दी गई है नहीं, किसी की तारीफ की गई है नहीं, जस्ट क्या है, ह्यूमर है, किसी का मजाक उड़ाया है नहीं, इमोशनल एंड सेडिमेंट्स हैं, इमोशनल हो रहा है, वो डाई निकालने में उसके आंसू आ रहे हैं कि हे भगवान इस डाई का मैं क्या करूं है नहीं, इंफॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल, तो आप कहोगे इंफॉर्मेशन दी गई है और इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप कहोगे बिल्कुल सही है। क्या क्रिटिकल है, बिल्कुल भी नहीं, क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये पैसेज भी इतना बड़ा है, 18 का ठीक था पेपर इससे, है ना, PQRS भी 18 के ठीक थे, पैसेज क्लोज टेस्ट मतलब ठीक था उनका, खास करके जिसमें पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों थे वो काफी अच्छा था, हैंकरिंग वाला क्वेश्चन उसमें काफी अच्छा था। ये वाली सिर्फ तो बस लुल लुल सी है ना थोड़ी सी। engaging in regular physical activities not only beneficial for physical well-being but also has a profound impact on mental health। अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं, ये न सिर्फ फिजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि में इसका इंपैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी होता है। स्टडीज हैव शोन दैट एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स, स्टडीज ने ये दिखाया है कि जो एक्सरसाइज है वो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, केमिकल्स इन द ब्रेन दैट एक्ट एज नेचुरल पेन किलर्स एंड मूड एलिवेटर्स। केमिकल्स जो कि ब्रेन में होते हैं जो कि एक्ट करते हैं नेचुरल पेन किलर्स के रूप में और मूड एलिवेटर्स के रूप में। एडिशनली हम क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज जो होती है हैज बीन लिंक्ड टू रिड्यूस्ड सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इससे बेसिकली कंसिस्टेंट एक्सरसाइज से जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के और डिप्रेशन के कम होते हैं। कॉन्ट्रेरी टू द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, कॉन्ट्रेरी है इससे, मतलब मिसकॉन्सेप्शन से अपोजिट हम ये बात कहना चाह रहे हैं। इट डज नॉट रिक्वायर इंटेंस वर्कआउट्स। लोगों को लगता है कि जब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तभी हमारे को फायदा होगा, ऐसा नहीं है, इंटेंस वर्कआउट की जरूरत नहीं है। इवन मॉडरेट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग और योगा कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इंप्रूव्ड मेंटल वेलबींग। अगर आप मॉडरेट एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो ये भी आपकी मेंटल वेलबींग में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेकिंग एक्सरसाइज अ रेगुलर पार्ट ऑफ वंस रूटीन नॉट ओनली सपोर्ट्स फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो नर्चर्स अ पॉजिटिव एंड रेजिलियंट माइंडसेट। कहा गया है कि अगर मेकिंग एक्सरसाइज अ रेगुलर पार्ट ऑफ वंस रूटीन, अगर एक्सरसाइज को अपने रूटीन का एक रेगुलर पार्ट बना लिया जाए तो न सिर्फ ये सपोर्ट करेगा फिजिकल फिटनेस को बल्कि में ये नर्चर करेगा। नर्चर करने का मतलब है किसी चीज को और आगे तक बढ़ाना और मतलब प्रमोट करना, उस चीज को फैसिलिटेट करना, बेसिकली मदद करना। एक पॉजिटिव और रेजिलियंट माइंडसेट को बनाएगा, एक नया इस तरीके का माइंडसेट बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। रेगुलर एक्सरसाइज हैज नो इम्पैक्ट, ये तो गलत है, ये तो अपोजिट है। ओनली इंटेंस फिजिकल, बिल्कुल भी नहीं, इतने से ही समझ आ जाएगा कि ये तो गलत है, ओनली से तो कोई काम नहीं चलेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंप्रूव्ड मेंटल वेलबींग, बिल्कुल सही बात है, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, ये रखा ठीक है, सीधे सीधे लिखा रखा है जो आई गेस ये वाली लाइन है, स्टडीज हैव शोन दैट एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स, है ना। आगे एक्सरसाइजेस रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट्स, ना बिल्कुल भी नहीं है, बिना इंटेंस के भी काम चल जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। टाइटल क्या हो सकता है, वही फिजिकल एक्सरसाइज की बात करी गई है। सो द बेनिफिट्स ऑफ, ये मेडिटेशन की तो बात ही नहीं है। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट, डाइट की बात नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज कह सकते हैं। द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन हेल्थ, बिल्कुल भी नहीं। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द पैसेज। समरी पूछ लिया आपका, है ना, आपकी बार तो। एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द पैसेज डिस्कसेस द नेगेटिव इफेक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं है। इंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज पॉजिटिवली इंपैक्ट्स मेंटल हेल्थ बाय रिलीजिंग एंडोर्फिन्स एंड रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक्सरसाइज ओनली इंपैक्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कितना इजी क्वेश्चन था, आई मीन पैसेज का तो मतलब पहले तो ऐसा था कि पैसेज एसएससी के जो आते थे उसके लिए यू नीड गुड रीडिंग, बट अब की बार तो पैसेज का भी सत्यानाश कर दिया। खास करके 20 वालों, इंग्लिश में नुकसान होने वाला है आपको, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 18 वाले फायदा उठा जाएंगे। सो डिटरमिन द टोन ऑफ द पैसेज बाय चूजिंग द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल इमोशन क्वालिटी। यानी राइटिंग में कैसी क्वालिटी थी, क्या किसी को क्रिटिसाइज करा है, नो, सो क्रिटिकल नहीं हो सकता। क्या ड्रामा रचा है उसने, ड्रामा क्वीन बन रहा है, नहीं। क्या ह्यूमर है, नहीं। इंफॉर्मेशन है, जस्ट जानकारी दी गई है कि भाई साहब आपकी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये फायदे हो सकते हैं। थर्ड पैसेज, ये भी आपका बहुत छोटा है, बाकी टीम ने एक स्लाइड पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है, एक स्लाइड का नुकसान यहाँ पे कर दिया है ना, थोड़े छोटे फॉन्ट करके दे देते पर नहीं दिया है ना। रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल दैट हैज मेनी बेनिफिट्स। अच्छा, ये तो फिर से एक ऐसा ही दे दिया है, पहले एक एक्सरसाइज का दे दिया, ये रीडिंग के बारे में दे दिया।
रीडिंग एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है दैट हैज मेनी बेनिफिट्स एंड इट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ। यार इन लोगों को पेपर सेट करना नहीं आता भाई, कसम से, बाय गॉड यार, माँ कसम, इनको नहीं आता सेट करना यार। ये क्या तरीका है, एक एक में देखो, उसमें जो 18 वाला था उसमें एल्गी वाला क्वेश्चन था, वो एक डिफरेंट बायोलॉजी पे बेस्ड था, है ना, बायोलॉजी पे एक सब्जेक्ट अलग था उसमें। एक आपका उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानकारी नहीं है उसको दिक्कत होती है उसको करने में। यहाँ क्या दे दिए, रीडिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, और तीसरा भी कुछ ऐसा ही था ना, बहुत सिंपल सा, लेट मी जस्ट सी क्या था तीसरे वाला में, हाँ इंडिगो, इंडिगो वाला। क्या ही पैसेज दिए ये तो ना, मतलब, और ये अनफेयर इनके लिए नहीं है 20 वालों के लिए, ये 18 वालों के लिए ही अनफेयर है, क्योंकि वो उन पैसेजेस को कर तो ले रहे हैं लेकिन एक आधा गलत होगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन बहुत फर्क पड़ता, तो नॉर्मलाइजेशन में 18 वालों को बहुत फायदा हो जाता। लेकिन अब पता नहीं यार नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से काम करता है, लेकिन यस, दोनों पेपर का शिफ्ट सेम नहीं कह सकते। उनके PQRS बहुत अच्छे थे, इनके PQRS एकदम कद्दू किस्म के थे। 18 में PQRS अच्छे थे, 18 में पैसेज अच्छा था, 18 में क्लोज टेस्ट ठीक ठीक था, 20 जैसा ही था, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट वैसे ही थे, लेकिन फिर भी 18 का ओवरऑल हम सही कह सकते हैं यार। सो रीडिंग एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है दैट हैज मेनी बेनिफिट्स, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एंड इट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ, जो जिसका पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। वी शुड डेवलप अ रीडिंग हैबिट एज it allows us to learn new information and gives us access to a wide range of opportunities and ideas। हमें एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए क्योंकि ये हमें अलाउ करता है नई इंफॉर्मेशन लर्न करने के लिए, और हमें एक्सेस देता है एक वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज की एंड आइडियाज की। सो रीडिंग रेगुलरली नॉट ओनली ब्रॉडन्स योर एस्पेक्ट एंड नॉलेज, इसीलिए रीडिंग रेगुलरली न सिर्फ आपका ब्रॉड करना यानी बड़ा करता है आपके एस्पेक्ट को और नॉलेज को, बल्कि में इंप्रूव करता है हमारी इंटेलिजेंस को, पर्सपेक्टिव को, जजमेंट को एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को, है ना। देखो ये बहुत फैक्ट की बात है, जितना हम रीड करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो तो बहुत अच्छे होते ही जाते हैं, साथ ही साथ में हमारी नॉलेज बढ़ती है दुनिया की। ये हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको एकदम बदल के रख देता है। ये हमारे एस्पेक्ट को, पर्सपेक्टिव को तो बदलता ही है, हमारे पर्सपेक्टिव को बदल रहा है, हमारे इंटेलिजेंस को इंप्रूव करता है, जजमेंट को इंप्रूव करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को इंप्रूव करता है। सो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC भी कह रहा है पढ़ लिया करो, डेली रीडिंग कर लिया करो। डेली रीडिंग के लिए वोकैब वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे हम डेली का डेली द हिंदू का एक एडिटोरियल डालते हैं, अगर उसको ना समझ पा रहे हो तो उसका हिंदी में भी हम ट्रांसलेशन दे देते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा, ठीक है। आगे, इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। टू रिलीव द स्ट्रेस, ये रिलीव करता है स्ट्रेस को, प्रेशर को, एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये बेसिकली इंटरटेनमेंट का सोर्स बनता है आपका रीडिंग। द मेजर बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज टू डेवलप द एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल ऑफ अ रीडर। जो सबसे बड़ा बेनिफिट, एक मेजर बेनिफिट बताया रीडिंग का, यह है आप एक एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल डेवलप कर लोगे एक रीडर का। एनालिटिकल स्किल का मतलब है एक चीज अगर आपके सामने है तो आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके उस पर बात कर सकते हैं। क्रिटिकल का मतलब है आप किसी भी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को इजीली पहचान सकते हैं। जनरली हमें क्या होता है, कोई भी ल्यूक्रेटिव सा ऑफर मिलता है हम अक्सर करके उसकी तरफ चले जाते हैं, बट अगर आपके पास में क्रिटिकल स्किल है तो आप उस चीज को नेगेटिव तरीके से भी सोच सकते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर तो ऑलरेडी बात की ही जा चुकी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, द फॉर्मर इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने समझाई दिया कि एनालिटिकल का मतलब क्या है, कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इसको ब्रेक डाउन करना पार्ट्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वाइल द लेटर इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द सेम इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। और क्रिटिकल का मतलब यही होता है कि आप एविडेंस के बेस पे जजमेंट लें, ना कि इमोशंस के बेस पे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर क्रिटिकल स्किल्स हैं, इसका मतलब है आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लोगे। रीडिंग अ बुक और एनी कंटेंट इंप्रूव्स आवर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। किसी बुक को और कंटेंट को हम पढ़ते हैं तो हमारे लैंग्वेज को इंप्रूव करता है, वोकैबुलरी को इंप्रूव करता है। सो वी कैन इजीली कॉम्प्रीहेंड द वर्ड्स एंड देयर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए हम इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं वर्ड्स को और उनका जो यूज होता है कॉन्टेक्स्ट में उसको। इट ऑल्सो हेल्प्स, ये और मदद करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइंड का जो डेवलपमेंट है वो, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता। So at the primary level children are more involved in reading rather than writing। इसीलिए प्राइमरी लेवल पे बच्चों को रीडिंग ज्यादा कराई जाती है ना कि राइटिंग। सो अल्टीमेटली रीडिंग के बेनिफिट्स बताएं और एकदम प्योरली ऐसी टोन है इसकी जो तारीफ पे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करते गए हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे एक बार।
सो विच स्किल इज यूज्ड बाय अ रीडर व्हेन ही इवेल्युएट्स द सेम इंफॉर्मेशन एंड मेक्स जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। ये तो क्रिटिकल होता है ना, क्रिटिकल स्किल, ठीक है। इवेल्युएट करता है सेम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसको पार्ट्स में ब्रेक करना, तो एनालिटिकल स्किल होता है। क्रिटिकल स्किल होता है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, विच स्किल इज यूज्ड बाय अ रीडर व्हेन गैदर इंफॉर्मेशन एंड ब्रेक्स इट डाउन। अभी बताया था, ये तो एनालिटिकल स्किल होता है ना, एनालिटिकल स्किल, सिंपल है। आगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज रिलेटेड टू लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, ये मेंटल डेवलपमेंट से ही है, ठीक है। कॉग्निटिव का मैंने बताया था ना, कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रोल ऑफ रीडिंग। रीडिंग का रोल क्या है? नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं। मेक एनवायरमेंट हेल्दी, नहीं। लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन टू अवेल अपॉर्चुनिटी, नहीं। टू गिव स्ट्रेंथ, ओके 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 ओके, नहीं। बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं, ये बेसिकली क्या है, अवेल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये वाला अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करी गई, लेकिन बाकी के ऑप्शन, बॉडी वाला तो बिल्कुल नहीं बन सकता यार, है ना, ये वैसे ही गलत हो जाता। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, बाकी कोई और नहीं। अगेन आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि सीजीएल 2025 में प्री में 50 में से 50 और मेंस में 135 में से 135 आप भी ला पाएं। आप भी का मतलब इसीलिए क्योंकि आपसे पहले भी लोग ला रहे हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं लाना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव बैच रैंकर्स 18.0। अगर आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग्लिश वीओडी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में बैच आपको मिलता है, शानदार बैच है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई, हंसते रहो, खेलते रहो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, बढ़िया से आगे बढ़ो जीवन में। और देखो, अगर आपके मार्क्स अब की बार कम रह गए बाई चांस मेंस में, तो भाई कोई बात नहीं, अगली बार के लिए ट्राई करो और बेहतर ट्राई करो। अब की बार जो कमियां रह गई, अगली बार इंश्योर करो कि अगली बार कोई कमी आपकी नहीं रहेगी। बाकी अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि सब्जेक्ट सारे सिलेक्शन आपको दिलाएंगे, तो आप हमारा कॉम्बो बैच भी चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 2699 रुपए में आपका 5 साल की वैलिडिटी के साथ में पूरा कॉम्बो बैच मिलता है। विक्रम सर की रीजनिंग, आदित्य सर का मैथ्स, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बाकी हमारी पूरी टीम आपको जीके जीएस पढ़ाएगी, ठीक है। सो कहां से बैच मिलता है आपको? आरजी विक्रमजीत ऐप है हमारा, आप डाउनलोड कर लेना इसको डाउनलोड करने के बाद में आप सीधे जाके वहां पे सेक्शंस में देख सकते हैं, कॉम्बो बैच भी होगा, इंग्लिश के बैचेस भी होंगे। कोई जानकारी लेनी है, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 8506003399। बाकी वीओडी बैच भी आप चेकआउट कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बाकी मैं ये आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आप ये दोनों किताबें जरूर आपके पास होनी चाहिए। 25 के लिए, अगर 25 का कोई भी एग्जाम आपको देना है, तो वोकैब के लिए संजीवनी और इंग्लिश ग्रामर के लिए रामबाण, इतना आपके पास में होना मैंडेटरी है। अगर ये आपके पास में है और इंग्लिश का कोई भी बैच आपके पास में है, 50 में से 50 आपके मार्क्स आ जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे करने से आ जाएंगे, या किताब खरीदने से ही आ जाएंगे, या बैच ले लेने से आ जाएंगे। साथ में मेहनत आपकी बनती है। मैं अपने एंड पे कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आप अपने एंड पे कोई कमी मत छोड़ना। तो 50 और 135 ये पक्का आएंगे, ठीक है। बाकी मेरे भाई, लगातार मेहनत करो, क्योंकि चीज़ें उतनी भी आसान नहीं है जितनी एक बार को लगती हैं। सो जब एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं ना, तो ज़िंदगी हमें शीशा दिखा देती है कई बार। तो कोशिश करो कि हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और लगे रहना लगातार। बाकी मेरे भाई, इस क्लास की पीडीएफ, बाकी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएंगी? ये दोनों टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे। बाकी हमें इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, और ये हमारे दोनों व्हाट्सएप चैनल है, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो और सोल्यूशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हर जगह, और सब तक पहुंचाना। आप सभी लोगों के लिए रात को लग के मैंने वीडियो बनाई है, रात को जाग के मैंने रिकॉर्ड करी है, और भी आपको रात में ही मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।